इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब हम उसी टॉपिक को फर्दर डिटेल में देखेंगे, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है टू गेट प्रॉपर एसईओ ऑफ एनी वेबसाइट। ओके, सो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एसईओ मेनली किन फैक्टर्स पे रिलाई करता है, जिसमें से एक है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा है टेक्निकल एसईओ। और ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, हमारी नीश के ऊपर, हमारी जो ऑडियंस है उसके ऊपर। सो बिफोर वी स्टार्ट our on-page SEO, our off-page SEO, even for certain aspects of our technical SEO, what we need is, let me check, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। जी Okay. सर। So जब तक हम ऑब्वियसली हम कोई भी अगर वेबसाइट बना रहे हैं, बी इट ई कॉमर्स, बी इट अ प्रोडक्ट वेबसाइट, बी इट अ सर्विस वेबसाइट, बी इट एन एजुकेशनल वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स और एनीथिंग, तो वेबसाइट बनाने से पहले कुछ हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी ऑब्वियस होती हैं कि व्हाट दिस वेबसाइट इज अबाउट। इस वेबसाइट में हमें व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट इट, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबसाइट। सो वंस दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, बिकॉज नाउ यू नो कि आप ये किस मार्केट के लिए बना रही हैं, किस मुल्क की ऑडियंस के लिए बना रही हैं। देन उसके बाद आप अपना कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, ओवरऑल पूरा स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं कि जी व्हाई हैव आई स्टार्टेड दिस थिंग एंड व्हाट डू आई वांट टू अचीव फ्रॉम इट। सो उससे सिमिलर कीवर्ड रिसर्च करना आपके लिए कोई डिफिकल्टी एज सच नहीं रहती। सो नाउ व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर वेबसाइट, मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द ब्रीफ ऑफ द वेबसाइट, तभी ही एसईओ के सारे एस्पेक्ट्स को आप नज़र में रखें। बिकॉज सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी है इंडस्ट्री में वो ये होती है कि जब हम वेबसाइट डेवलपर को और हम एसईओ को ना बहुत सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना के चलते हैं, जबकि मेरी नज़र में एक अच्छा वेब डेवलपर वो है जिसको एसईओ की नॉलेज है, और एक अच्छा एसईओ पर्सन वो है जिसको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है, बिकॉज दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अब कोई भी क्लाइंट वेबसाइट बनवाने जाता है तो जो वेब डेवलपर होता है वो उसके क्वेश्चनर दे देगा कि जी सारे सवालों के जवाब आप फिल कर दें, और उसमें मोस्टली वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आपको किस टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट बनानी है, आपको कितने पेजेस बनाने हैं, कौन कौन से पेजेस किस कैटेगरी के होंगे, कितने प्रोडक्ट्स हैं, या ओवरऑल कंटेंट आपका किस तरीके का है। सो उस बेसिस के ऊपर डेवलपर क्या करता है जी, आपको टाइम अलॉट कर देता है, बजट अलॉट कर देता है, देन आपको वेबसाइट बना कर देता है। क्लाइंट क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स हैवी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, और या तो वो जो सिस्टम होता है डेवलपर का वो उसको फॉलो कर देता है, तो वो एसईओ को नज़र में नहीं रखता, और डेवलपर भी जो है वो भी एसईओ को इतना ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं कर रखता, और आपको आपकी वेबसाइट एज पर द ब्रीफ बना के दे देता है एंड यू हैव नो वे आउट। फिर जब आप अपनी वेबसाइट को रन करना स्टार्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट करते हैं, देन यू गेट इन टच विद एन एसईओ एक्सपर्ट, और जो एसईओ पर्सन है वो फिर आपको एक लंबी लिस्ट निकाल के देता है कि जी आपकी वेबसाइट में तो ये इश्यूज हैं। वो इश्यूज किस तरीके से होते हैं, सिंपली एसईओ ऑडिट एनालिसिस करके, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सो जब वो एक लंबी लिस्ट ऑफ चीज़ें नज़र आती हैं और पता ये चलता है कि इसमें से जी आधी चीज़ें जो है ना वो तो डेवलपर के एंड से फिक्स होंगी, आप फिर दोबारा डेवलपर के पास जाते हैं, फिर उससे आप बात करते हैं कि जी मुझे ये चीज़ें फिक्स चाहिए, वो फिर दोबारा से आर्स आपको चार्ज करता है,
ऑल्दो अगर आप ये पहले से ही डिफाइन कर लें तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। हो सकता है उस वक्त डेवलपर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ले लें, बट आपके जो टाइम है ना टू एंड फ्रो वाला, वो बहुत बच जाता है। और अगेन फिर अब आपको एसईओ वाले को भी, एसईओ का भी टाइम कम लगेगा टू गेट दीज थिंग्स सॉर्टेड। सो एसईओ करने के लिए किन चीज़ों को आपको कंसिडरेशन में रखना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। ऑन पेज हमने बात की कि जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर पब्लिश होता है, ये सब ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स में आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। अब से पहले तक, या इवन अभी भी कुछ लोग तो कर रहे हैं, बट इट्स नॉट रेलेवेंट एनी मोर। गूगल हैज कम अ लॉन्ग वे, गूगल सर्च कंसोल हैज कम अ लॉन्ग वे। ठीक है, पहले क्या होता था कि गूगल जब सर्च करता था, या गूगल का क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट्स को रैंक करता था, तो वो क्या देखता था कि जी जो कीवर्ड रिसर्च हो रही है, यूजर जो भी सर्च इंजन में क्वेरी एंटर कर रहा है, अगर वो कंटेंट आपकी वेबसाइट से मैच होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो वो आपकी वेबसाइट्स को रैंक कर देता था। बट थ्रू आउट द टाइम गूगल ने काफ़ी सारी अपनी अपडेट्स करते हुए, सेल्फ लर्निंग करते हुए, बहुत ज़्यादा अपनी जो अल्गोरिथम्स हैं, अपने क्रॉलर की अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव किया है। सो नाउ व्हाट डू दे वांट इज कि जो हमारा यूज़र क्वेरी डाल रहा है, उसको उसका रेलेवेंट आंसर मिले, ना कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहे जिसकी वजह से बोले कि नहीं जी, ये गूगल का सर्च जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहा। सो इवेंचुअली क्या होगा, वो किसी और सर्च इंजन पे मूव होगा, एंड गूगल डज नॉट वांट इट। सो वो आपको अर्ज करता है कि यू नीड टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर योर कंटेंट इन अ वे दैट दैट इट इज फ्रेंडलियर फॉर द यूजर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता हूँ कि जी आई वांट टू सेल बास्केटबॉल्स, तो मैं अपने कीवर्ड्स, या लेट्स से H1 टैग्स की अगर बात करूं, अपनी वेबसाइट की हेडिंग की बात करूं, मैं अपनी वेबसाइट का नाम या उसमें H1 टैगिंग टैग में लिख दूं कि जी बास्केटबॉल, फिर मैं कॉमा डाल के, या फिर मैं आगे लिख दूं बास्केटबॉल इन कराची, बास्केटबॉल इन पाकिस्तान। सो कीवर्ड स्टफिंग तो मैंने कर दी, बट यूजर जब उसको सर्च करके देखेगा तो उसको वो इतना जो है ना कन्विंसिंग नहीं लगेगा। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप सिंपली ये लिखें बेस्ट बास्केटबॉल्स इन पाकिस्तान, बेस्ट बास्केटबॉल्स मैन्युफैक्चरर और समथिंग लाइक दैट, तो कंटेंट का स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है। एंड नाउ विद ऑल दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज, Google does consider the structure of the content. So you do not need to do this much of keyword stuffing. Just keep it simple, keep it easy for the user to understand, and make sure that it is serving the purpose in a way जो यूजर की इंटेंट को मैच करे। हमेशा कोई भी काम करने जाए तो पहले उसको एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया करें। सो अगर आप सर्च इंजन पे कोई भी पेज बना रहे हैं, अपनी सॉरी वेबसाइट पे कोई भी पेज बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट का जब आप टाइटल रख रहे हैं, सो कोशिश करें कि वो टाइटल ऐसा हो जैसा यूजर सर्च करे और उसको वो आंसर्स मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूँ बेस्ट, या बेस्ट वेज फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। अब मैंने क्या कीवर्ड्स इसको दिए हैं, ठीक है, बेस्ट वेज फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग। सो अब क्या करेगा गूगल का क्रॉलर, जो इससे मिलते जुलते मैचिंग कीवर्ड्स होंगे ना जिन वेबसाइट्स पे, उनको रैंक करेगा। अब लेट्स से ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो इसमें स्टिल यहाँ पे मेरी कुछ क्वेरीज मैच हो सकती हैं। बेस्ट का उसने सिनोनिम ले लिया जी आइडियल, वेज। अब क्योंकि मैं वेज ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लिस्ट लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे फिर लिस्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें रिजल्ट चेंज होगा। नाउ आई एम गेटिंग लिस्ट, जहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अच्छा, देन उसके बाद हमारे जो बेस्ट वेज फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग में सर्च कर रहा हूँ, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो देखें, वो मेरी
क्वेरी से रेलेवेंट मुझे आंसर्स दे रहे हैं। 21 फेसबुक एडवर्टाइजिंग टिप्स टू ट्राई राइट नाउ, 9 टिप्स टू राइट द बेस्ट फेसबुक एड्स एवर। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा फेसबुक एड्स, रन फेसबुक एड्स, बेस्ट फेसबुक एड्स और इस तरह से कोई टूटी फूटी जो ना टैग वो मुझे नहीं मिल रही टाइटल्स। सिमिलरली आपने यही कोशिश करनी है कि वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ पेज, सो उसका जो टाइटल है वो प्रॉपर यूजर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होगा। अगर आपके कुछ कीवर्ड्स मैच नहीं भी करेंगे ना, तो भी रैंकिंग में वो टॉप पे आने के उसके चांसेस होते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव, ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं जब हम अभी डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट द यूजर अंडरस्टैंड्स इट इजीली। यूजर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। Okay, so the next is keyword in the title. जब भी आप अपने पेज का कोई भी टाइटल रखेंगे तो कोशिश करें कि स्टार्ट के जो 3 वर्ड्स हैं उसमें आप अपना वो कीवर्ड जरूर इंक्लूड कर दें। लेट्स से मैंने लिखा बेस्ट वेज फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग और हमें आंसर क्या मिलता है, आइडियल वेज टू गेट मोर ट्रैफिक। अच्छा ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड है। यहाँ देखें सेकंड और थर्ड कीवर्ड जो है वो मेरे कीवर्ड क्वेरी से मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैच करा, चले यहाँ पे थर्ड कीवर्ड मैच कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट 2 कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड से स्टार्ट हो गई मैचिंग। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो जो मेरे कीवर्ड क्वेरी है, जो यूजर की कीवर्ड क्वेरी है, वो आपके टाइटल के स्टार्ट में ही एक तो वो इंक्लूडेड हो एंड इट शुड ऑल्सो मेक सेंस। डिस्क्रिप्शन में जब आप कीवर्ड्स डालेंगे तो आपने यहाँ पे भी अगेन मेक श्योर करना है कि कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं करनी है। यूज द कीवर्ड्स वेयर इट इज अप्रोप्रिएट, डोंट यूज इट इन वेरी मच क्वांटिटी। कोशिश करें जस्ट 2 से 3 दफा अगर आपका कीवर्ड आ जाता है उसमें। एंड डोंट कॉपी एंड पेस्ट द कीवर्ड। लेट्स से अगर मेरा कीवर्ड है फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तो अगर आप कहीं पे आप FB एड्स लिख देते हैं, कहीं पे आप फेसबुक एड्स लिख देते हैं, ठीक है, तो स्टिल इट्स गोना वर्क, बट इट शुड बी इन सच अ वे दैट उस यूजर जब एक्सपीरियंस कर रहा हो ना उस आर्टिकल को या उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा हो, सो इट शुड बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। अब डिस्क्रिप्शन आपके सर्च रिजल्ट्स में किस तरीके से नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क्रिप्शन हमें ये नजर आ रही है। ठीक है, इनको स्निपेट्स कहते हैं, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है जी, एक तो मुझे डेट मिल रही है कि हाउ न्यू और हाउ ओल्ड इज दिस आर्टिकल। देन मुझे ऑलरेडी सिंस आई वाज फाइंडिंग द वेज, तो मुझे कुछ वेज यहाँ पे पॉइंटर फॉर्म में नजर भी आना शुरू हो गए। ठीक है, सेम हियर, स्टैंड आउट विद ग्रेट एड क्रिएटिव, यहाँ पे मुझे बेस्ट की जगह ग्रेट मिल गया, एडवर्टाइजिंग की जगह एड मेरा कीवर्ड मिल गया। सेम चीज एड एड एड, स्प्लिट योर एड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एड एड्स, हाउ। ठीक है, सिंस आई एम फाइंडिंग बेस्ट वेज, तो ये हाउ को भी इसने कंसिडर कर दिया। फेसबुक एड्स आ गया, यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग लिखा है बट इट इज स्टिल शोइंग फेसबुक एड्स। फेसबुक एड, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तीनों कीवर्ड जैसे मैं बात कर रहा था कि उसने उसी पर्टिकुलर कीवर्ड को डिफरेंट वेज में यहाँ पे स्टफ किया है, जिसकी वजह से आई एम एबल टू सी इट ऑन द फर्स्ट पेज। फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक फेसबुक कैंपेन एड, फेसबुक एड्स। ठीक है, सो यू गेट द आइडिया। हेडर टैग्स, अब जब हम एक अपने वेबसाइट पे, ठीक है, हेडर्स बनाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं जब हम लेट्स से चैट जीपीटी को भी कोई ब्लॉग लिखने को बोलते हैं या हम खुद से ब्लॉग लिखने जाते हैं, तो हर अगर हम डिफरेंट पैराग्राफ्स यूज कर रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उन आर्टिकल्स के ऊपर एक हेडिंग डली हुई होती है।
वो हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द क्रॉलर टू अंडरस्टैंड what this article is about, what this page is all about, what this in fact website is all about, और उसी बेस पे वो आपकी रैंकिंग फैक्टर्स को डिसाइड करता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी आप हेडर टैग्स यूज कर रहे हैं उसमें आपके कीवर्ड्स इंक्लूडेड हो, बट डोंट स्टफ इट टू मच. कोशिश करें कि लेट्स से अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग की बात करें तो आपके जो हेडर्स होंगे वो उससे रेलेवेंट भी हों, तो भी आपको अच्छी रैंकिंग मिल जाती है. लेट्स से हम इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहली हेडिंग इन्होंने डाली है जी. यहाँ पे आ गया आप क्या, कैंपेन. ठीक है, और इन्होंने अभी तक दूसरी हेडिंग आ गई इनकी, सेल्स एड्स. ठीक है, बट स्टिल इट मेक सेंस. मैं एज अ यूजर अगर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने लगूं तो मुझे कहीं पे भी डिस्कनेक्ट फील नहीं होगा. आई विल नो दैट ओके, दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी रीडिंग आफ्टर द फर्स्ट स्टेप और द सेकंड स्टेप. ठीक है जी. द नेक्स्ट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन. इमेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से काम करती है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके एक्सप्लेनर्स के लिए आप आर्टवर्क यूज करते हैं या कोई इमेज अपलोड करते हैं, दैट इमेज शुड बी ऑप्टिमाइज्ड. अर्लियर हम लोग क्या करते थे कि जी हम पहले जेपैग अपलोड कर देते थे या फिर पीएनजीज अपलोड करते थे. कुछ लोग पीएनजीज कभी कभी साइज में थोड़ी हैवी होती हैं, फिर जेपैग की कंप्रेशंस वगैरह को हम डील करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं. वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर इमेज इज लाइट वेट. ठीक है, एंड दैट इमेज जब आप अपलोड करने जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमने शॉपिफाई की वेबसाइट क्रिएशन के टाइम देखा था कि वो एक ऑल्ट टैग, ऑल्ट टेक्स्ट मांगता है हमसे कि जी इस इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है. ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूजर को या व्यूअर को नजर नहीं आता, बट वो क्रॉलर को समझने में आसानी हो जाती है व्हाट दिस इमेज इज अबाउट. सो अगर हमारे कीवर्ड्स उस ऑल्टर टेक्स्ट में भी हैं तो भी हमारी रैंकिंग इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. इंटरनल लिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर. अब लेट से मैंने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे मैंने होम पेज बनाया, तो उसी होम पेज पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो लेट से मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, यू ऑल नो ये मैंने अभी नई वेबसाइट बनाई है, अभी इस पे ज्यादा मैंने जो है ना अभी एफर्ट्स पुट इन नहीं किए, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. बट स्टिल जब हम वेबसाइट बनाने जाते हैं थैंक्स टू ऑल दीज बिल्ट इन टूल्स, तो सबसे पहले मेरे यहाँ होम पेज पे शॉप नाउ का बटन जो है, दिस इज एन इंटरनल लिंकिंग, कि अब अगर कोई यूजर यहाँ क्लिक करेगा तो वो मेरी ही वेबसाइट के किसी और पेज पे चला गया. इसी तरह स्क्रॉल डाउन किया तो अब ये जितने भी लिंक्स हैं ये सब एक बैकलिंक को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि सबने मेरी ही वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग से काम कर रहे हैं, एंड ऑल दीज पेजेस एंड एवरीथिंग. सिमिलरली आपने भी ये करना है कि जब आप कोई अपनी वेबसाइट बनाए, कोई भी ब्लॉग बनाए, कोई भी पेज बनाए, सो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो यूजर के पास कि आप ही की वेबसाइट पे अलग अलग जगहों पे सर्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ देखें, इन्होंने एक एंकर टेक्स्ट डाला, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं एक दूसरे वेबसाइट पे, दूसरी ब्लॉग पे चला गया और वहां पे पूरी स्टडी आ गई. तो ये समझें ये इंटरनल लिंकिंग नहीं है, ये बैक लिंक है जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने जिसको अभी हमने ओपन किया था उसने काम किया है. लेकिन अगर यहाँ पे इस बटन को हम देखें तो वी आर स्टिल ऑन द वेबसाइट, दैट मीन्स दिस इज इंटरनल लिंकिंग. ठीक है, सोशल शेयरिंग बटन्स भी इंटरनल लिंकिंग में काउंट हो जाते हैं. ठीक है, अदर देन दैट या ये सब भी इंटरनल लिंक्स में आपके काउंट होते हैं.
ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर आता है डेप्थ ऑफ कंटेंट, कि हाउ वेल वर्स्ड, हाउ मच इंक्लूडेड योर कंटेंट इज in comparison to the query that is being generated. So इसको हम ऐसे कह सकते हैं, this is more like the quality of your content. सिर्फ ब्लॉग लिख देना जिसका जो लेट से बहुत सारी वेबसाइट पे सिमिलर चीज़ें ही अवेलेबल हैं, या आपकी एक प्रॉपर रिसर्च और आपकी एक प्रॉपर जो है एक्सपर्टीज उसका उस बात को एक बेहतर वे में समझाती है, एक लैबोरेटिव वे में समझाती है, जिसकी वजह से यूज़र आपके ब्लॉग को एंड तक पढ़ता भी है, वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करता है, और वो आपकी वेबसाइट से डिफरेंट लिंक्स में भी जाता है मज़ीद पढ़ने के लिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीमा. स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्कीम फॉलो करती है आपकी वेबसाइट. जैसे लेट्स से हमारी वेबसाइट में आजकल नॉर्मली क्या एस्पेक्ट फॉलो हो रहा होता है जी, होम पेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, एंड दिस इज लाइक अ स्कीमा जो बहुत सारे यूजर्स जो हैं दे एक्सपेक्ट कि हाँ इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा. लेकिन अगर हम चाहें तो हम होम पेज की जगह पहले ही टैग में जो है पहली हेडिंग में हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दें, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिख दें, देन होम लिख दें, तो यूजर को थोड़ी डिफिकल्टी होगी उसको समझने में और उस वेबसाइट को गो थ्रू करने में. दैट्स वाई एक समझें कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है जो यूजर भी हैप्पी है जिसके लिए, और जो वेबसाइट डेवलपर्स एंड वेबसाइट क्रिएटर्स दे आर आल्सो फाइन विद इट, क्योंकि यूजर एक्सपेक्ट करेगा कि जी मेरा लोगो यहाँ पर होगा, लोगो पे क्लिक करके भी वो होम पेज पे जा सकता है. देन मेरे पास होम पेज है, अबाउट अस पेज है, प्रोडक्ट, सर्विस, कैटलॉग्स, प्रोफाइल्स, और जो भी हम मैं पेज ऐड करना चाहता हूँ वो इस सीक्वेंस से चलेंगे. सो दैट स्कीमा इज वेरी नेसेसरी टू बी सॉर्टेड ऑन योर वेबसाइट. जी शिफा, कोई सवाल है आपका? No, sir. ओके, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन. अच्छा, अब जब हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल बनाते हैं, कोई भी हम लेट्स से अब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसके मैं अगर प्रोडक्ट्स पेज पे जाता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखें यूआरएल जनरेट होता है कलेक्शंस स्लैश ऑल. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. लेट्स से फर्दर हम जाते हैं किसी प्रोडक्ट के पास, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पे आगे क्या नजर आ रहा है जी, एडवेंचर ट्रैवल ब्लू. स्ट्रक्चर वाइज यूआरएल इज फाइन कि ठीक है जी, यूजर को पता है कि मैं यहाँ इस वेबसाइट से प्रोडक्ट पेज पे गया, प्रोडक्ट पेज से मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पर आ गया. बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से I should have the keyword that the user is searching for into this extension of my domain. क्योंकि कोई भी यूजर, कोई भी मेरा कस्टमर एडवेंचर ट्रैवल करके सर्च नहीं कर रहा गूगल पे. वो क्या सर्च करेगा जी, बेबी क्लोथिंग, बेबी रॉम्पर्स, बेबी ड्रेस और समथिंग लाइक दैट. तो अगर वो कीवर्ड मैं अपने इस यूआरएल में इंक्लूड कर देता हूँ, इसके इस टाइटल में इंक्लूड कर देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रैंकिंग के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई UR, URL optimization is very important for SEO ranking. देन हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस का एक सेक्शन आता है कि ये सारी मेहनत जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो इवेंचुअली हम कर रहे हैं यूजर के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए. और यूजर एक्सपीरियंस में हर वो चीज़ आ जाती है कि जी जब वो वेबसाइट पर आया तो क्या उसको वेबसाइट लोड होने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई, वेबसाइट जल्दी लोड हो गई, कोई टाइम डिले तो नहीं आया, कोई ऐसा ब्रोकन सेगमेंट तो उसको नज़र नहीं आया हमारी वेबसाइट के ऊपर. उसके बाद वो जिस काम के लिए आया है वेबसाइट के ऊपर हमारी, क्या वो आराम से इजीली उसको ढूंढ सकता है, क्या वो उस पर इंगेज हो रहा है, क्या उसके पास मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस पर्टिकुलर ब्लॉग का या उस पेज का, वो इतना इजी है कि उसको आसानी से समझ में आ जाए सारी चीज़ें. देन उसके बाद अगर वो लेट्स से कंप्यूटर से
ऑन कर रहा है वेबसाइट या मोबाइल से ऑन कर रहे हैं, तो कहीं उसके एक्सपीरियंस में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं to make sure that our website has the best user experience. ठीक है, CTR ऑप्टिमाइजेशन हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, CTR इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट। तो whenever a user is on our website, और वो किसी भी, जितने भी हमने इंटरनल लिंकिंग्स की बात की, अगर वो उनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यूजर ही नहीं कर रहा वो काम। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट पे यूजर तो बाद में आता है, पहले गूगल का क्रॉलर आता है, और वो गूगल का क्रॉलर वो सारे लिंक्स, वो सारी आपकी जो है ना रीडायरेक्शंस को चेक करता है कि इफ दे आर वर्किंग फाइन और नॉट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि कोई ब्रोकन लिंक्स ना हो आपकी वेबसाइट के ऊपर। जो पेज बना रहे हैं उस पेज पे बैक पे जब आप लिंक्स चेक कर रहे हैं, सो वो लिंक्स उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, एंड वो कहीं जो है ना मिसकनेक्शन नहीं है इनके बीच में। ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट ऑन सर्च इंटेंट। ठीक है, आपने अगेन जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर यूज़र किस कीवर्ड को यूज़ करके इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सर्च करें। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज ऑप्टिमाइज्ड एज पर द सर्च इंटेंट ऑफ द यूज़र। Page loading speed is a very important factor. Any website that takes more than, let's say, 3 to 5 seconds to load has a higher bounce rate. Bounce rate मतलब कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आया and before you could load your page, they just bounce back. Even if your page gets loaded and for some reason he is not happy with the with the experience, और वो आपकी वेबसाइट को बंद कर देता है, so that is also considered a bounce rate. कंटेंट की डेप्थ हमने डिस्कस कर ली कि जी योर कंटेंट शुड बी डीप एनफ फॉर द यूजर टू स्पेंड मोर टाइम। एंगेजमेंट और यूजर रिटेंशन रेट बड़ा फैक्टर है कि whenever a person is coming on your website, is he actually engaging with the content? Let's say कि क्या उसने उसको पढ़ा, स्क्रॉल भी इनफैक्ट अगर यूजर कर रहे हैं, सो क्रॉलर ये भी देख रहा होता है कि अच्छा जी आपकी वेबसाइट पे यूजर टाइम स्पेंड करता है, एंड उसके बाद they also engage with things. For example, कि कोई यूजर आपका ब्लॉग पढ़ते हैं and then they just click on your social following buttons, वो आपको फॉलो कर लेता है, कोई अपने ब्लॉग को शेयर कर लेता है, कोई आपके ब्लॉग को बुक मार्क बना लेता है, कोई आपका लिंक कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देता है। These all actions are being recorded by Google, and इसकी बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, EAT फ्रेमवर्क क्या है जी? How much expertise you have on the subject that you were discussing, how much authoritative your content is, and how trustworthy your website is in the eyes of user. Okay, working of a search engine. अब एक सर्च इंजन नॉर्मली काम किस तरीके से करता है, हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में भी, कि इनके पास अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, उसके साथ उनके पास इनके ये टूल्स हैं जिसमें क्रॉलर, उसको गूगल बॉट भी कहा जाता है, कुछ लोग स्पाइडर्स भी बोलते हैं। क्रॉलर क्या करेगा कि जी वो आपकी वेबसाइट को स्टडी करता है। अच्छा, अब क्रॉलर को पता कैसे चलेगा कि जी आपने ये वेबसाइट बनाई है और आप जो है ना तो इंटरनेट की दुनिया में आप आ चुके हैं? सिर्फ होस्टिंग मैटर नहीं करती। आपने डोमेन ले लिया, आप किसी एक होस्टिंग सर्वर पे अपलोड भी कर दिया, तो अब लेट से बहुत सारे होस्टिंग सर्वर्स, डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर्स होते हैं, वो कहीं एक किसी ऑफिस में किसी की जगह पे एक सर्वर मशीन है, उसने होस्टिंग तो सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है, उसने वो स्पेस आपको अलॉट कर दी, आपने एक डोमेन लेके उसको उससे कनेक्ट कर दिया, तो अभी रिलेशनशिप आपके डोमेन का और आपके होस्टिंग सर्वर के बीच में ही है। इंटरनेट की दुनिया को कैसे पता चलेगा कि जी ये वेबसाइट आ गई है जो इस टॉपिक पे बात करती है एंड ये प्रोडक्ट्स है, ये सर्विसेज इसमें
एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए गूगल ने क्या चीज इंप्लीमेंट की है जी, गूगल ने अपना एक टूल बनाया है गूगल सर्च कंसोल के नाम से। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट अभी रिलेटिवली नई है या इवन इनफैक्ट पुरानी वेबसाइट्स भी हो, आप क्या करते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने एनालिटिक्स को देखा था, गूगल एनालिटिक्स को या गूगल एड अकाउंट को देखा था कि हम एक ऐड अकाउंट बनाते हैं और हम उसको कनेक्ट कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ। सेम चीज आप गूगल सर्च कंसोल पे जाते हैं और वहां पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। दैट मीन्स दैट यू आर गिविंग द परमिशन, यू आर गिविंग द गो अहेड टू द गूगल सर्च कंसोल और द क्रॉलर कि जी मैं आ गया हूँ इंटरनेट की दुनिया में, अब आप अपने क्रॉलर्स को मेरी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। सो क्रॉलर क्या करेगा अब उसके बाद, लेट मी जस्ट गिव यू अ रेफरेंस। ठीक है, ये गूगल सर्च कंसोल है। ठीक है, अभी इट इज प्रोसेसिंग माय डेटा। लेट्स से कोई और डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मुझे बता रहा है कि जी मेरी अभी तक की वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है जी, 531 टोटल वेबसाइट क्लिक्स हुए हैं जी, कितनी मेरे पेजेस जो हैं मेरी वेबसाइट के वो डेली बेसिस पे किस हिसाब से इंडेक्स हो रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा है यूजर का, क्या इन्हेंसमेंट्स हो रही है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसमें लेट्स से हम बात करते हैं। क्रॉलर की। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमने ये समझे हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। ठीक है, अब इस साइट मैप्स पे क्या होता है कि ये समझे यहाँ पे हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिस्ट होते हैं। ठीक है, अब गूगल क्रॉलर क्या करेगा कि वो इन पेजेस को पढ़ता है, ठीक है, और देखता है कि अच्छा जी आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस उसको डिस्कवर हुए, कितने पेजेस उसको मिले हैं। ठीक है, इवन वीडियोस को भी वो देखता है एंड उसकी बेसिस पे लिस्ट बनाता है कि जी आपकी इस वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं और कितने लिंक्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब लेट्स से मेरी वेबसाइट पे जितने भी लेट्स से पेजेस हैं उसमें से 216 इसने अभी तक इंडेक्स नहीं किए, रीजंस भी वो मेंशन कर रहे हैं, एंड 112 इंडेक्स कर दिए हैं। अब इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, हमने इन रीजंस को स्टडी करना है और इन रीजंस की बेस पे इनको हम फिक्स करेंगे। तो गूगल का जो क्रॉलर है वो इन पेजेस को भी स्टडी करना शुरू कर देगा, ये पेजेस भी हमारे इंडेक्स पेजेस में आ जाएंगे और जो पेज इंडेक्स हो जाता है दैट मीन्स कि वो हमारी सर्च रिजल्ट्स में शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, व्हाट आर ब्रेड क्रम्स।
अच्छा, ब्रेड क्रम्स बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि ये आपकी वेबसाइट की जो है ना हायरार्की को समझाता है कि जी कौन सा पेज टॉप पर है, कौन सा पेज जो है ना बॉटम पे आएगा। कहाँ गए ब्रेड क्रम्स? अच्छा, मैं दूसरे पे देख रहा हूँ। हम्म, ठीक है जी। सो व्हाट इट हेल्प्स इज कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको आसानी हो जाती है कि जी आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करने में, जो हमने बात की ना कि जी लेट्स से यहाँ पे हम देखते हैं होम पेज है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एंड देन ये एक टाइटल में जो नजर आ रहा है, तो यू दिस इज कॉल्ड अ ब्रेड क्रम्ब। कि यूजर को ये चीज देख के पता चल जाता है कि जी मैं किस पेज से यहाँ पर लैंड हुआ। ठीक है, अब ये तो हमारा सिंपली वन पेज आर्टिकल्स हैं या वन पेज प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जी आप होम से प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट से बाद आप कलेक्शन में गए, कलेक्शन के बाद आप जो है ना एक कैटेगरी में गए और वहां उस कैटेगरी में आप इस पेज तक आए। सो ये पूरी जो जर्नी होती है ना, ये ब्रेड क्रम्स कंसिडर होती है। अच्छा, तो सर्च कंसोल में आपने क्या करना है, सिंपली जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं उसके साथ ही गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल का भी आप अकाउंट बनाएंगे, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे उसके साथ। ठीक है, कनेक्शन कैसे है, बहुत सिंपल है। आप सिंपली गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे, वो दो ऑप्शन देते हैं कि या तो आप अपनी डोमेन का लिंक हमें दे दें एंड इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी बाकी लिंक्स हैं मैं उन सबको अपने सर्च कंसोल में ऐड कर दूंगा। या फिर एक्सपर्ट लेवल क्या होता है कि वो फिर एक दूसरा ऑप्शन देता है कि नहीं, आप मैनुअली अपने कुछ पेजेस को, फॉर एग्जांपल आपने एक डोमेन खरीदा b4banana.com, उसके बाद जब मैंने उसको होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट किया तो उसने इसका एक्सटेंशन बना दिया जी www.b4banana.com। फिर एक मेरा डोमेन चल रहा है जी, क्योंकि मैंने शॉपिफाई से लिंक किया हुआ, तो शॉपिफाई ने भी एक डोमेन जनरेट किया हुआ है b4banana.shop myshopify.com। तो अब ये सारे लिंक्स जो हैं वो अलग अलग, मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट के क्या क्या लिंक्स अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली इन सब को भी सर्च कंसोल में ऐड कर सकता हूँ, बट दैट इज समथिंग ऑन दी एक्सपर्ट लेवल। इनिशियली आप बस अपने डोमेन का लिंक दे दें, इट विल जस्ट कनेक्ट इट विद यू, और वो एक कोड जनरेट करेगा कि जी ये कोड अपनी वेबसाइट पे एनालिटिक्स के सेक्शन में आप पेस्ट कर दें। आप उसको पेस्ट कर देंगे एंड यू विल simply be able to get the crawler to come to your website and look for the content so that it can search and index your results। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया कि क्या बेसिस की, किन बेसिस के ऊपर गूगल के पास लेट से लाखों वेबसाइट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में बात कर रही हैं, तो वो एक किसी पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट को क्यों टॉप पे दिखाता है, व्हाई नॉट एनी अदर। तो उसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पीछे, वो पूरे एक एल्गोरिथम को, पूरे एक उसकी जो है ना सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन के बाद वो डिसाइड करते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक से ज्यादा वेबसाइट्स फर्स्ट पोजीशन पे हो। दैट्स वाई एक बहुत ही थॉरो प्रोसेस के बाद ही ये रैंकिंग अलॉट की जाती है डिफरेंट वेबसाइट्स को, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टॉप। और बहुत एक हाई कंपटीशन होता है इस पोजीशन के लिए। अच्छा, गूगल के अगर एल्गोरिथम्स की बात करें तो थ्रू आउट द टाइम गूगल, जैसे मैंने बात की कि वो खुद को अपडेट करता रहता है, क्योंकि हम इंसान बड़े चालाक होते हैं, हर चीज में ना लूप होल्स ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे कि शुरू में जब वेबसाइट्स बनती थी तो वो बस कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग करते रहते थे, और उनकी वेबसाइट्स भी रैंक होती रहती थी, उनकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाता था, वो गूगल एड्स पे अर्निंग भी कर लेते थे। ठीक है, तब गूगल ने जब इस प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने अपने एल्गोरिथम निकाला पांडा के नाम से। और पांडा क्या करता है जी, वो आपकी कंटेंट की क्वालिटी को चेक करता है, और जो हमने भी कंटेंट स्ट्रक्चराइजेशन और इन सब चीज़ों को नोट देखा, वो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही अब आपकी वेबसाइट को एक रैंक प्रोवाइड करता है, जो कि अगेन आपकी इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। उसके बाद फिर क्या करना शुरू कर दिया जी लोगों ने लिंक फार्मिंग शुरू कर दी। लिंक फार्मिंग में क्या होता था कि डिफरेंट तरीकों से होती थी कि एक शख्स ने एक जगह पे बहुत सारे सिस्टम्स लगा लिए, बहुत सारे टैब्स ओपन कर लिए और एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि जैसे ही वो लिंक आप उसको देंगे, वो लिंक आपका मल्टीपल आईपी से ओपन हो जाएगा। तो गूगल को ये लगेगा कि जी आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है अलग अलग जगहों से। या फिर वो क्या करेंगे जी कि कुछ ऐसे नेटवर्क बना लेंगे जहाँ पे, जो अभी भी आप देखते हैं कि जी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए या फेसबुक पेज लाइक्स के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, कि आप अपना लिंक वहाँ डालेंगे और वो सब लोग आपके उस लिंक पे क्लिक करेंगे, और उसके बदले में जब वो लोग कोई लिंक डालेंगे तो आपने उसको पे क्लिक करना है और आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। तो गूगल ने ये चीज़ नोट की, उसने फिर पेंगुइन लॉन्च किया कि जी लिंक फार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद उसने पिजन का एक एल्गोरिथम लॉन्च किया जिससे मजीद आपकी जो लोकल सर्च है वो इम्प्रूव हो, ताकि यूज़र को मजीद लोकलाइज रिजल्ट्स मिले। अगर लेट से कनाडा की एक वेबसाइट की एसईओ अच्छी हुई है और मैं पाकिस्तान से सर्च कर रहा हूँ, तो बेहतर ये नहीं है कि मुझे पाकिस्तान के रिजल्ट्स पहले दिखाए जाएं बजाय इसके कनाडा के। सो इस अप्रोच को उसने फिक्स किया। इसी तरह फिर कंटेंट की रेलेवेंसी की बेस पे हमिंग बर्ड एल्गोरिथम लॉन्च किया। फिर उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि गैम्बलिंग और आई वुड रदर से कि जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कसिनोज एंड एवरीथिंग, उनकी वेबसाइट चलाना शुरू हो गया। उनकी वेबसाइट बड़ी रैंक हो रही थी, तो वो क्योंकि गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो फिर एक पेड गूगल का जो एल्गोरिथम लॉन्च हुआ उसने इन सबको जो है डिसरिगार्ड किया। सो इस तरह से गूगल वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी टाइम टू टाइम ऐसे बड़े बड़े एल्गोरिथम्स लॉन्च करता है जो कि एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हैं आपकी एसईओ प्रैक्टिसेस में। अब नॉर्मली मैं जितने एसईओ वालों से मिला हूँ, जितने एसईओ वालों से अ, वास्ता पड़ा है मेरा, मुझे सबसे ज्यादा चीज अनॉय ही ये करती है कि उनकी नज़र में एसईओ क्या है कि जी हम आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स पब्लिश करेंगे बहुत सारे, हम आपके ब्लॉग्स कुछ और वेबसाइट्स पे पब्लिश करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, वहां से लिंक जनरेट करेंगे जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लेकर आएगा, और हम जी आपके बैकलिंक्स बनाएंगे बेतहाशा। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा जी ये बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हो, तो वो कहते हैं जी बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बैकलिंक्स अलाउ करती हैं, तो हम वहाँ उन वेबसाइट्स पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है ना आपकी वेबसाइट का लिंक या आपकी वेबसाइट का एक एंकर टेक्स्ट वहाँ पे डाल देंगे, तो जो भी उन पेजेस को पढ़ रहा है वो उन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। और जब मैंने उनसे फिर वो लिस्ट मांगी कि अच्छा जी मुझे वो लिस्ट दें किन वेबसाइट्स पे आप ये रैंक कर रहे हैं, तो वो लिस्ट ऐसी अजीब अजीब वेबसाइट्स की हैं जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है मेरे ब्रांड या मेरी कंपनी या मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब किसी शख्स ने लेट से घुटनों के दर्द के इलाज का पूछा हुआ है, नीचे कमेंट में हजारों लोग उसको जो है ना रिप्लाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उस पर यही अपने बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं। और मेरा प्रोडक्ट है लेट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और वो भी टीवी फ्रिज एसी, तो इसका घुटनों के दर्द के इलाज से क्या लिंक है, कोई रेलेवेंसी नहीं है। मजीद नुकसान इस पे क्या होता है कि जो चीज़ हमें पता है कि ये वेबसाइट बैकलिंक सपोर्ट कर रही है और इस वेबसाइट से बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं, तो बहुत सारे बॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स लोगों ने बनाए हुए हैं कि उनको भी पता है कि ये वेबसाइट्स इस तरह के बैकलिंक जनरेट करती हैं। वो क्या करती है, उसका बॉट जाएगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, उसके कमेंट्स के ऊपर, और देखेगा किस किस ने अपना डोमेन, किस किस ने अपना लिंक जो है ना यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। वो उन लिंक्स को पिक करेगा, उन लिंक्स से फिर वो ऑटोमेटिकली उनके कॉन्टैक्ट पेज पे जाके उनका ईमेल एड्रेस पिक करेगा, and then they will simply start spamming you with whatever they want to sell in your like emails। ज्यादातर इनमें से एसईओ मार्केटिंग सर्विसेज वाले ही होते हैं,
उन्होंने टूल्स बनाए होते हैं कि अच्छा ये बैकलिंक्स बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स दे आर वर्किंग एक्टिवली फॉर देयर वेबसाइट एसईओ। वहीं से आपको लिंक आ जाएगा कि जी हायर अवर सर्विसेज। दूसरा इनफैक्ट ऐसा भी मसला होता है कि अब ये ज्यादातर लिंक्स या बॉट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज ने बनाए हुए हैं। अब मुझे ज्यादातर रशिया की ईमेल्स आना शुरू हो गई, रोजाना दिन की 10-10 20-20 ईमेल्स। फिर एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि अब उन्होंने जो डेटाबेस बनाया इन यूआरएल्स का, जिन पे ये लोग स्पैम कर रहे हैं, और क्योंकि मेरा लिंक प्रेजेंट है उन ब्लॉग्स के ऊपर भी जहाँ पे ये स्पैमिंग स्टार्ट हो रही है जहाँ से, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि मेरा यूआरएल का जो रैंक है वो भी गिर जाए, बिकॉज आई एम प्रेजेंट वेयर ऑल दिस स्पैमिंग इज हैपनिंग। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने कोशिश करनी है, सिंपल सा रूल है इनफैक्ट डिजिटल वर्ल्ड में सरवाइव करने का और थ्राइव करने का, कि आप अबाइड बाय द गाइडलाइंस रहो। जो गाइडलाइंस गूगल कहता है कि जी मैं अलाउ करता हूँ उनको फॉलो करें। अदरवाइज जो आप चोर रास्ते निकालते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वो आज बेशक आप रैंक कर भी लें, थोड़े टाइम बाद एक नया एल्गोरिथम आएगा, आपको पेनल्टी लगेगी, आपकी वेबसाइट बंद होने का भी खतरा है। सो देयर आर मेनी इश्यूज दैट you might face if you are generating such backlinks, या if you are finding uh, illegal ways or unauthorized ways to generate traffic on your website. ठीक है जी। कीवर्ड रिसर्च की अगर हम बात करें तो कीवर्ड रिसर्च जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, जब मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अभी वेबसाइट के होम पेज की, जो आपका लैंडिंग पेज भी कहा जाता है, जो आपका फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको तीन तरह के कीवर्ड्स आप बना सकते हैं। वन इज द प्राइमरी कीवर्ड, सेकंड इज द सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो कीवर्ड हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट तीन तक रखें तो आई थिंक इट्स फाइन। देन सेकेंडरी कीवर्ड्स में भी आप अगेन 3 से 5 8 10 कीवर्ड्स आप अपने सेकेंडरी रख सकते हैं। उसके बाद यू हैव थीम्ड कीवर्ड्स। थीम्ड कीवर्ड्स डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर आर्टिकल, उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड, कि जी हाँ ये इसी थीम से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो रैंक हो जाए अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट इस पे ना हाई कंपटीशन है ना मुझे इनसे इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, बट स्टिल रैंक हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी। अच्छा, हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले जो आपका टाइटल टैग होगा, जो आपकी वेबसाइट की मेन हेडिंग है, आप वहां पे अपने प्राइमरी कीवर्ड को इंक्लूड करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप प्राइमरी कीवर्ड अपना डालेंगे और वो भी कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में हो। हेडलाइंस आप जितनी भी बनाएंगे आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, इनको H1 H2 हेडिंग भी बोला जाता है, जो कि H6 तक जाती हैं, कि आप एक अपनी ब्लॉग पे कितनी हेडिंग्स डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कोशिश करेंगे कि आपके जो प्राइमरी कीवर्ड्स हों वो इन हेडिंग्स पे हों। इन हेडिंग्स के नीचे जो पैराग्राफ्स होंगे उसमें अगर ये प्राइमरी कीवर्ड्स ना भी हो तो इट्स फाइन, बट इन हेडिंग्स में एटलीस्ट आपने वो कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है, जो आपके हेडर टैग्स होंगे जितने भी, उसमें आपने प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज करना है। जो कीवर्ड इन यूआरएल हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह आप अपने यूआरएल में वो कीवर्ड ऐड करेंगे, तो वो यूआरएल में भी आपने प्राइमरी कीवर्ड्स को ऐड करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो आपकी वेबसाइट का, लेट से अब ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, और यहाँ पे एक मैंने सबसे बड़ी है कि हैवी बहुत बड़ी सी इमेज ये लगाई हुई है। ठीक है, ये 4 इमेजेस हैं, उसके बाद ये इमेजेस तो हैं ही, यहाँ पे भी इनफैक्ट मैंने एक इमेज लगाई हुई थी वो हटा दी। तो ये इमेजेस के पीछे मुझे एक ऑल्ट टेक्स्ट जरूर लगाना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि एक तो ये ऑप्टिमाइज्ड हो, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि दिस इमेज इज ऑप्टिमाइज प्रॉपरली, ये ज़्यादा हैवी साइज की नहीं है। ठीक है, इसका जो मैं ऑल टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ उसमें मैंने अपने वो प्राइमरी कीवर्ड्स को इंक्लूड जरूर करना है। और वो ऐसा नहीं करना है जैसे हम यूट्यूब पे टैग्स लगाते हैं ना, तो टैग्स हम कैसे कर रहे होते हैं, हाउ कॉमा टू कॉमा डिजिटल कॉमा मार्केटिंग, और इस तरह से वो टैग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। कीवर्ड्स के लिए हमें डिस्क्रिप्शन ही लिखनी होगी। लेट्स से अगर मैं इस प्रोडक्ट, इस इमेज की अगर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और टेक्स्ट ऐड करूंगा, तो इट विल बी लाइक बेबी वेयरिंग
romper or baby clothing, best baby clothing romper in Pakistan or something like that. ऑल्दो ये यूजर नहीं पढ़ेगा, बट स्टिल क्योंकि क्रॉलर कंटेंट के स्ट्रक्चर को भी रीड करता है, सो इट विल रीड इट और उसको समझ आ जाएगा कि हाँ हमने जो है ना बहुत ज्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं की है एसईओ रैंकिंग की। सो उससे चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं रैंकिंग होने के। ठीक है, उसके बाद हम जब ब्लॉग लिखते हैं या हम अपनी वेबसाइट पे कुछ भी पब्लिश करते हैं, सो हमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं। कहीं पे हम अपना टेक्स्ट बोल्ड कर देते हैं, कहीं पे हम इटैलिक करते हैं, कहीं पे हम अंडरलाइन करते हैं। तो क्रॉलर जो है वो इन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करता है कि हमने किस टेक्स्ट को बोल्ड किया है, किस टेक्स्ट को इटैलिक किया है, किस टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है, क्योंकि उसको ये पता है कि जी हम जब भी ये फॉर्मेटिंग यूज करेंगे दैट मीन्स कि वी आर highlighting an important part of the blog or we want the user to read or understand this thing. सो क्रॉलर भी यही चीज करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट को ही बोल्ड कर दें, पूरी वेबसाइट को ही अंडरलाइन कर दें या पूरी वेबसाइट को इटैलिक कर दें, देन इट लूजेज इट्स पर्पस। बट अगर आपकी वेबसाइट में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उस आर्टिकल का मेन क्रक्स किसी ने बाहर बोल्ड करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होता है। सो उससे ये होता है कि क्रॉलर उस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसमें देखते हैं क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं, एंड देन इट प्रेफर्स this page to be indexed for those particular keywords. ठीक है, इंटरनल लिंकिंग आपने बड़ी अप्रोप्रिएटली बनानी है। यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द पेजेस दैट आर कनेक्टिंग इंटरनली आर एक्टिव। कोई पेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, यूजर वहां से जो है ना उसको कोई डेड पेज नहीं मिल रहा है, एंड इट इज रेलिवेंट एज वेल। कि अगर लेट्स से कि मैंने अगर अपनी वेबसाइट पे अभी लेट्स से रॉम्पर्स भी हैं, जूते भी हैं, और या फिर टॉयज भी हैं, या फिर मैं लेट्स से अचानक से इसमें जो है ना मैं ऐड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो अगर वो बेबी क्लोथिंग के पेज के अंदर जो मैंने इंटरनल लिंक्स बनाए हैं वो बेबी के ही शूज या बेबी के ही टॉयज से रिलेटेड है, देन इट बिकम्स रेलिवेंट। बट अगर मैं वहां से रीडायरेक्ट कर दूं कि बाय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो वो थोड़ी रेलिवेंसी उसकी हिल जाती है। सो ये तो मैं सिर्फ अभी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की बात करूँ। जब आप ब्लॉग्स पे जाते हैं, जब आप आर्टिकल्स पे जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा है लेट्स से होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और वहां पे आपने एक इंटरनल लिंकिंग कर दी, और वो इंटरनल लिंकिंग आपने कर दी बुक बेस्ट फ्लाइट्स फॉर टर्की लेट्स से। तो इट वोंट मेक एनी सेंस कि एक तरफ आप घर को बनाने की बात कर रहे थे और अब सडनली आप उसको बाहर टूर पे भेज रहे हैं। सो दिस विल इफेक्ट योर इंडेक्सिंग। You need to make sure that all the internal linking is relevant and it is appropriately placed. Again, किसी भी चीज की ओवर स्टफिंग तो आपने करनी ही नहीं है। You need to make sure that यूजर एक्सपीरियंस तो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसमें अगेंस्ट आप प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स और थीमेटिक कीवर्ड्स इनफैक्ट उन सब का मिक्स एंड मैच आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग नहीं करनी है। Article should provide quality first and then ranking factors should be secondary. अच्छा, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है? अगर मेजर डिफरेंस की मैं बात करूं तो सिंपली गूगल सर्च कंसोल जो है वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, वो यूजर के लिए नहीं है, वो गूगल के लिए है और गूगल क्रॉलर के लिए। आप जब अपनी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ, सो गूगल अपने एफर्ट से स्टार्ट कर देता है आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस। लेट से वो ज़्यादा बात आपको आपकी वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़ की बताते हैं कि जी आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ आप अगर ऐड कर दें तो इट कैन हेल्प इम्प्रूविंग इट्स रैंकिंग एंड एवरीथिंग। जबकि एनालिटिक्स आपको क्या दिखाता है, वो आपको यूज़र एक्सपीरियंस बताता है कि जी कितने यूज़र्स आए, कितने यूज़र्स कितनी देर तक स्टे किया, कौन सा यूज़र कहाँ से आया, कितना टाइम से स्पेंड किया, फिर किस किस पेज पे गया, एंड उसने क्या क्या एक्शंस आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म किए। वो सब चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अगर आप एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करने जाते हैं या आप किसी से भी एसईओ के बारे में बात करें, तो सबसे पहला सवाल ही उनका ये होता है कि टाइम कितना लगेगा रैंक होने में। और
पाकिस्तान में मैं कहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ 100%, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो सबके साथ ही सेम रहा है, बट मैं फिर भी एक स्कोप दे देता हूँ कि शायद 10% अच्छे लोग हों जिनसे मैं मिला नहीं आज तक। बट 90% एसईओ वालों की एक स्टैंडर्ड पिच है, जो कि मैं अब सुन सुन के मुझे जो है ना रट गई है, मुझे आदत हो गई है कि अच्छा ये इनकी स्टैंडर्ड पिच है जो बात करते हैं। आप किसी भी एसईओ वाले से पूछ लें कि जी ये वेबसाइट मैंने बनाई है, इस वेबसाइट को एसईओ में रैंक करने कितना टाइम लगेगा, उसका सिंपली आगे से जवाब होगा 3 से 6 महीने, बस। ना वो आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, ना वो आपकी वेबसाइट की कैटेगरी पूछ रहा है, ना वो आपकी वेबसाइट का की जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो पूछ रहा है। वो सिंपली आपको 3 से 6 महीने बोल देगा। अच्छा, और अगेन आगे की बात आप पूछेंगे तो वो क्या कहेगा जी, अच्छा आप पैसे कितने लोगे? वो आपको बोलेगा कम से कम 60,000 से 1 लाख रुपए मैं लूंगा पहले 3 से 6 महीने, क्योंकि इस टाइम बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके सारे कीवर्ड्स को रैंक करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद जो है ना मैं फिर अपनी चार्जेस को हाफ कर दूंगा, क्योंकि अब फिर मुझे रैंकिंग मेंटेन करनी है, अगर आप और कीवर्ड्स दे देंगे मुझे तो फिर वो चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये एक इनकी स्टैंडर्ड पिच होती है। और जब मैं एसईओ वालों के साथ काम करता हूँ तो एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि उनको करना सिंपली क्या है कि वो आपके कीवर्ड्स को लेंगे, आपके कीवर्ड्स के वही जो बैकलिंक्स मैंने बताया किन किन वेबसाइट पे जाके वो बैकलिंक जनरेट करेंगे, थोड़ी बहुत गेस्ट पोस्टिंग करवा देंगे, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज कर लिया एंड एवरीथिंग। और मजे की बात यह है कि ऑल द गूगल बड़े एफर्ट्स पुट इन कर रहा है इस चीज को फिक्स करने के लिए, स्टिल आपका कीवर्ड रैंक हो भी जाता है कभी कभी, अनटिल अनलेस के बहुत ही हाई कंपैरेटिव कीवर्ड ना हो, आपके वो कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं। अब वो कीवर्ड जब रैंक हो गया तो मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि जी आपने मेरा कीवर्ड गूगल पे रैंकिंग पे टॉप पर ले भी है, वेयर इज माई कस्टमर, वेयर इज माई ऑर्डर, वेयर इज माई व्यूअरशिप? क्योंकि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया। फॉर एग्जांपल आजकल एक बड़ी एक इंडस्ट्री चल रही है, सैस जिसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और अब आप चाहते हैं कि जी डिफरेंट कंपनीज आपके सॉफ्टवेयर को परचेज करें, उसकी मेंबरशिप ले लें, उसकी मंथली रिटेनरशिप ले लें एंड वो यूज़ करें, तो एक बड़ा हाई टिकट आइटम होता है। और कभी कभी 500,000, 2,000, इवन 5-5, 10,000 डॉलर इसकी चार्जेस होते हैं मंथली। ऐसे कस्टमर को लेकर आना इज अ बिट चैलेंज। अब मेरी वेबसाइट पे रोजाना 10,000 यूजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरे महीने बाद भी अगर एक भी लीड नहीं मिल रही, एक भी बंदा मेरा फॉर्म फिल नहीं कर रहा है, सो व्हाट्स द यूज? क्योंकि उसने मेरी वेबसाइट को मार्केट ही ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे कचरा ऑडियंस बैठी हुई है, वहां पे बॉट्स बैठे हुए हैं, वो बॉट्स मेरी वेबसाइट को बेशक आके देख रहे हैं, एनालिटिक्स में मुझे नजर आ रहा है जी इतने सारे यूजर आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, पर वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेकर नहीं आ रहे, वो मेरी प्रोडक्ट पे जो है ना वो उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। बीड मेरी नज़र में तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो जिंदा ही नहीं, दे आर सिंपली बॉट्स। तो ऐसे लोगों को अपनी वेबसाइट पे ला के, और रेगुलरली मैं लाता भी रहूं और मैं अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक कर दूं, मैं कहता हूँ यार इससे बेहतर ये है कि आप मेरी वेबसाइट को ना करो रैंक टॉप पे, लेकिन मुझे जो है ना महीने का एक एक लीड ऐसी ला दो कि जो मुझसे $2,000, $3,000 का मेरे सॉफ्टवेयर परचेज कर ले। जब ये बात आप करो एसईओ वालों से तो वो हिल जाते हैं कि नहीं, लीड्स कैसे हम लाएं, हमें क्या पता कि वो लीड लेगा या नहीं लेगा, हमें क्या पता वो परचेज करेगा नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि यार देखो, मैं मेरा मेन जो है ना मेरी इंडस्ट्री एसईओ की नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ एसईओ के बारे में कि मैं एसईओ वालों से काम करवा सकूं, उनसे क्रॉस चेकिंग कर सकूं, और जब मैं एड्स वगैरह अपने रन कर रहा हूँ तो उसमें मुझे हेल्प हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं एड्स चलाता हूँ, मुझे ये पता है, या मैं एटलीस्ट नहीं भी अगर मुझे पता है, मैं एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में पहली दफा स्टेप इन कर रहा हूँ, तो मैं जब 1 महीने एड्स रन करता हूँ, या इवन चलो 3 महीने मैंने एड्स रन कर लिए और मैंने 5-5 हज़ार डॉलर भी स्पेंड करके 15,000 डॉलर स्पेंड किए, 3 महीने मैंने लगाए, और 3 महीने बाद मैं आपको एक लीड ला के दे देता हूँ, तो मुझे ये पता है कि जी मैं 3 महीने में आपको एटलीस्ट एक लीड तो दे रहा हूँ। एसईओ वाले सालों से उन कंपनीज में काम कर रहे होते हैं और लीड जनरेट हो नहीं रही होती। बॉस जो होता है कंपनी का, वो अपनी कीवर्ड्स को फर्स्ट पेज पे देख के खुश हो रहा होता है
कि वाह वाह जी मेरे कीवर्ड्स टॉप पे रैंक कर रहे हैं, मेरे कंपेटिटर को भी मैंने बीट कर दिया। बट आप ये तो देखो कि आपका कंपेटिटर कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है और आप कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हो। दैट डजंट मेक सेंस। ये ऐसी बात हो गई कि क्योंकि आपको एक गांव में बिलबोर्ड्स बड़े सस्ते मिल रहे थे तो आपने उस पूरे गांव में अपनी बिलबोर्ड्स लगा दिए। बट उस गांव की बाइंग पावर ही नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने की। या आप अपना प्रोडक्ट बेच कराची में रहो तो वो थोड़ी बस पकड़ के आएंगे कराची आपसे परचेज करने के लिए। सो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और जो है ना इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। जी टाइम क्या हो गया, 6:30 हो गए। चलें 10 मिनट का एक नमाज ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी होगी। 2:30 बजे, 2:30 बजे। नहीं, 2:30 बजे छुट्टी होगी। 2:30 बजे। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि ठीक हो जाए। आप देखिए। लेकिन
Okay जी, so are we back? Yes, sir. अच्छा जी, so निशानी मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर दिया था, क्योंकि $15,000 लगा के भी अगर आप एक लीड ले लेते हैं, तो जो मेरी लीड है वो बड़ी हाई टिकट की लीड है। लेट्स से कि अगर मैं $5,000 भी उससे मंथली चार्ज कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे करता है, तो आई एम ऑलरेडी गेटिंग $60,000 आउट ऑफ इट, तो मेरा ROI वहां से बन भी जाता है। दूसरा ये है कि ये एक समझे मैंने हाइपोथेटिकल नंबर दी, क्योंकि अगर मैं SEO को भी पे कर रहा हूँ, तो SEO वाले भी मुझसे कम से कम महीने के 2-2,500 तो चार्ज कर लेते हैं ओवरऑल सारे एफर्ट्स को मिला के। तो अगर मैं उनको 1 साल तक पे कर रहा हूँ, दैट मीन्स $25,000 मैं उनको पे कर रहा हूँ, मुझे लीड जनरेट नहीं हो, सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट? जी शलीना। सर मैंने पूछना था कि ये जो जितने भी मार्केटिंग टैक्टिक्स है जी एसईओ के अंदर ही आते हैं। जी, अगर इसको हम कंसिडर करें तो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि SEO इज द बिगेस्ट अम्ब्रेला फॉर डिजिटल वर्ल्ड। हम जो कुछ भी कर रहे हैं डिजिटल के ऊपर, अगर हम कोई किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी SEO रैंकिंग को ज़रूर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ऑल दो मेरे नाम को लेके ना बड़ा मुझे एक हाई कंपटीशन मिलता है, लेकिन चले अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सर्च करता हूँ अपना नाम, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग मिल रही है, मेरी पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि अभी रिसेंट वाली है। ठीक है, उसके बाद मेरा लिंक्डइन का चैनल, मेरा, अच्छा ये मेरा इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, देन वी हैव लाइक डिफरेंट पीपल ऑफ द सेम नेम, वो यहाँ पे रैंक होते हैं। बट अगेन जो अभी हमने सर्टिफिकेशन की थी वो यहाँ पे रैंक कर रही है। तो कहने को हमें लगता है कि जी मैंने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, बट इट इज़ हेल्पिंग ऑन माई सर्च रैंकिंग एज वेल। ठीक है, इसके अलावा अच्छा नाम भी अभी मैंने अपना रिसेंटली ही स्पेलिंग चेंज किए, इससे पहले आई वाज यूजिंग दिस स्पेलिंग। सो आई डोंट थिंक इस पे अभी कुछ कंटेंट मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो उसने खुद ही से ही स्पेलिंग चेंज कर दी। ठीक है, नहीं यहाँ पे इतना कंटेंट अभी इस नाम पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैंने वो सब चेंज कर दिया। इससे पहले आई वॉज यूजिंग दिस नेम फॉर सम रीजन। ठीक है, तो उस पे भी क्या हो रहा है कि जो उस टाइम पे मैंने काम किए थे, ठीक है, बीट ऑन ट्विटर, बीट ऑन पिंटरेस्ट, फेसबुक, ठीक है, कोई अगर मैंने वीडियोस वगैरह अपनी अपलोड की थी, हमारी कोई पिक्चर्स वगैरह लिंक्डइन पे अपलोडेड है, सो दे आर ऑल्सो शोन ओवर हियर। और इसको ये भी पता है कि ये नाम मैंने अब चेंज करके आई हैव चेंज इट टू दिस, बट स्टिल इट्स शोइंग मी कंटेंट रिलेटेड टू मी, बिकॉज ये बड़ा एक यूनिक सा समझे कीवर्ड था। तो उस पे मेरी रैंकिंग ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू माई एग्जिस्टिंग स्टफ। ठीक है, सो all these efforts that we are doing, that is being published on the world of internet, that is helping our rank on SEO. ठीक है, that's good. So the reason that I encourage you all to keep on posting on daily basis on your social platforms is because it helps your ranking as well. एंड अगर आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर कर देते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना के और उस पर रेगुलर कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो उससे फिर मजीद आपके रैंकिंग के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। बट द थिंग इज कि अभी हम बात कर रहे हैं बड़ी ही टारगेटेड सर्च क्वेरी की, कि इफ somebody knows my name and if they're searching for it, तो चांसेस है कि वो मिल जाएंगे। एंड इफ दे नो माई नेम, तो वो फेसबुक वगैरह हर जगह पे सर्च कर सकते हैं। बट मेरा प्लान तो ये नहीं है। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे यू वांट सी माई नेम और समथिंग, दैट मीन्स कि मैं अपने कंपैरेटिव कीवर्ड्स में आई एम नॉट रैंकिंग राइट नाउ। सो एफर्ट शुड बी इन अ वे कि जिस क्वेरी टर्म्स को यूजर सर्च कर रहे हैं उस पे अगर मैं टॉप पर आ रहा हूँ, देन आई गेट अ चांस टू गेट मोर लीड्स, टू गेट मोर बिजनेस।
रीपोस्टिंग इज नॉट इक्वली इफेक्टिव बिकॉज वो कंसिडर किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन का कंटेंट जिसने इस पोस्ट को इनिशिएट किया है। सो रीपोस्टिंग इतना फैक्टर एसईओ फैक्टर में आपकी हेल्प नहीं करेगी जितना वो उस शख्स की करेगी जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया। ओके, सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रैंक ऑन गूगल। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले एक फैक्टर है कि हाउ ओल्ड इज योर डोमेन। अगर आप सर्च करेंगे गूगल के सर्चिंग एल्गोरिथम्स को और आप पढ़ेंगे हाउ गूगल रैंक्स अ वेबसाइट, तो यू विल गेट दिस आंसर दैट गूगल मेक्स श्योर या गूगल कंसिडर्स द वेबसाइट्स एज टू रैंक इट ऑन। कि जितनी पुरानी वेबसाइट होगी उतना ज़्यादा उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, दैट they are into this business for so long and they are regularly generating content। ठीक है, किन कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सादिका, ये जितनी भी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे टू रैंक फॉर योर पर्टिकुलर नीश ऑन गूगल। आपके कीवर्ड्स अगर अच्छे होंगे, ठीक है, आपके कीवर्ड्स रेलेवेंट होंगे, आपके कीवर्ड्स अप्रोप्रिएट होंगे एज पर द सर्च क्वेरी। आपके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, ठीक है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। अब लेट्स से एक कीवर्ड है जो कि अभी हमने जैसे कीवर्ड देखा कि मेरा अपना नाम, तो नॉट मैनी पीपल आर रैंकिंग फॉर दिस नेम, नॉट मैनी पीपल आर पुटिंग इन एफर्ट्स। इसलिए मेरे लिए इन कीवर्ड्स पर रैंक करना बहुत आसान हो गया कि मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को मैनेज करता हूँ एंड आई एम ऑलरेडी रैंकिंग। बट जो हायर कंपेटिटिव कीवर्ड्स हो गए, जैसे अभी हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इन पे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मुझे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे टू रैंक ऑन टॉप। ठीक है, मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन है और वो कितना एग्रेसिवली और कितने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं अपने एसईओ में, तो मुझे ऑब्वियसली उनको बीट करना है फॉर दैट रैंकिंग, तो मुझे उनसे ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट्स माई बजट फॉर दी एसईओ। इसमें अब क्या होता है, जैसे वही हमने बात की कि जी एसईओ वाले कहते हैं कि जी 3 से 6 महीने लगेंगे, आप मुझे 1 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपए दें, जो भी एक मेरा अमाउंट है वो मुझे आप पे करें और मैं आपके कीवर्ड्स को रैंक कर दूंगा। जबकि ऐसा पॉसिबल उस वक्त तक नहीं है कि लेट्स से कि आपने यहाँ पे बजट लगाया, और बजट की मैं बात इस तरीके से कर रहा हूँ, मोस्टली एसईओ प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो इतनी उसमें जो है कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि जी मेरे ऊपर कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट है, कोई न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर वो एक आर्टिकल कवर करें, तो वो पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है जी हम आपके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे and आप हमें $200 $250 $500 जो भी उनकी चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे। तो ये सब उस बजट में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग एडवर्टाइजिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है ना कुछ ऐसी प्रीमियम सर्विसेज बाय करते हैं जिससे उनकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। तो वो सब बजट फैक्टर आपका इन्वॉल्व होता है। अब लेट से आपका क्लाइंट कहता है कि जी मेरा, मैं सिर्फ आपको पैसे दूंगा, आप बाकी सारा बजट आप खुद हैंडल करो, तो आपके पास टोटल बजट ही वही है जो आपका रिटेनर का बजट है। जबकि आपका कंपेटिटर है वो अपने एसईओ वालों को भी अफोर्ड कर रहा है, वो आपकी जो है ना वो अपना कंटेंट भी रेगुलर बेसिस पे पब्लिश कर रहा है, उसने ग्रामरली की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसने चैट जीपीटी 4 लिया हुआ है उसने, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसको बीट करना आपके लिए इन दिस बजट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, इसके बाद आपका स्किल सेट भी मैटर करता है। स्किल सेट किस तरीके से कि नॉट जस्ट योर स्किल सेट, योर क्लाइंट्स स्किल सेट एज वेल। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करेंगे, वो जी आप पे रिलाय करेंगे कि जी आप मुझे कीवर्ड रिसर्च भी करके दो, आप मुझे जो है ना पूरी सारी मेरी एसईओ प्रैक्टिसेस करके दो। लेकिन अब लेट्स से आप उनको आर्टिकल लिख के भी दे देते हैं, इनफैक्ट कि आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी अपने बजट में इंक्लूड करते हैं, बट कंटेंट पब्लिश करने के लिए आपको वेबसाइट का बैकएंड चाहिए। अब या तो क्लाइंट वो भी आपको दे देगा कि जी ठीक है आप खुद पब्लिश करें,
या फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि ठीक है मैं आपको कंटेंट जनरेट करके दूंगा बट यू नीड टू पब्लिश इट बाय योरसेल्फ और बाय योर डेवलपर। तो उनका स्किल सेट बड़ा मैटर करता है कि इफ जो कंटेंट आप लिख के दे रहे हैं तो उनको पता हो कि जी ये कौन सी हेडिंग मुझे कहाँ इंक्लूड करनी है, स्ट्रक्चर किस तरीके का बनाना है मुझे अपने ब्लॉग का, जिसकी बेसिस के ऊपर उनका स्किल सेट बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स जो रिलाई करते हैं आपकी टाइमलाइंस के ऊपर कि कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली जो लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं उनको आप अगर सही तरह से रैंक करें तो आप 2 से 3 दिन में भी उनको रैंक कर सकते हैं। कोई मिड रेंज के कीवर्ड्स हैं जिन पे कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, तो आप उनको लेट से 3 से 6 महीने का जो टाइम है उस पर आप रैंक कर सकते हैं। बट जो हाई कंपेरेटिव कीवर्ड्स हैं कभी कभी उसमें साल 2 साल इवन मोर भी लग जाता है, डिपेंडिंग कि आपका कंपटीशन कैसे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर कोई एसईओ वाला आपसे बिना पूछे आपको एक एस्टिमेट दे देता है कि जी इतने टाइम में मैं आपका कीवर्ड को रैंक कर दूंगा, आपका हक बनता है कि आप उनसे पहले ये सवाल पूछेंगे कि किस स्ट्रेटजी की बेस पे आप मुझे ये टाइम दे रहे हैं। क्या आपने कीवर्ड स्टडी की है कि कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, कीवर्ड की मंथली सर्चेस कितने हैं, कितना कंपटीशन है, कोई मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दें कि जी अभी मेरी स्टैंडिंग कहाँ है एंड हाउ हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। अगर वो चीज़ें कुछ भी नहीं कर रहे और बस डायरेक्ट आपको सिर्फ जो है ना आपकी वेबसाइट का नाम सुन के ही या आपका बस प्रोजेक्ट सुन के ही आपको एक टाइमलाइन दे देते हैं, दैट मीन्स कि इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि वो इसको अचीव कर पाएंगे या वो बड़े प्रोफेशनल हैं अपने इस काम को लेके। ठीक है, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट हमारा आता है टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ में वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए, आपके गूगल के जितने टूल्स हैं उनके लिए, बैकएंड साइड पे आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट साइड पे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जी आपकी साइट का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बने। आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वेबसाइट का, इट शुड बी कंसिस्टेंट। आप उसको बार बार जो है ना मॉडिफाई नहीं करेंगे, जो आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है आप उसी को फॉलो करें। और इट शुड बी लॉजिकल एज वेल, कि जैसे मैंने बात बताई कि कोई आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है और अगर उसको ये होम प्रोडक्ट्स या अबाउट अस के पेजेस नहीं मिल रहे, आपने उसकी जगह उसकी जो है ना स्कीम को आउट कर दिया है या आपने जो है ना कुछ अलग ही तरह से अपनी वेबसाइट बना दी है, तो क्रॉलर को भी और यूजर को भी दोनों को डिफिकल्टी आएगी आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अच्छा क्रॉलिंग इश्यूज अक्सर आ जाते हैं, जैसे भी हमने सर्च कंसोल पे देखा कि हमें नजर आए कि जी अ लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर। तो वी नीड टू फिक्स ऑल दीज इश्यूज ताकि हमारे वेबसाइट के मैक्सिमम पेजेस को गूगल क्रॉल करे। जितने ज़्यादा पेजेस को वो क्रॉल करेगा उतना ही बेहतर है हमारे लिए कि जी वो इंडेक्स उसको कर पाएगा। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डेड पेजेस हैं या हमारी वेबसाइट प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं हुई भी, तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट भी जाता है कि जब गूगल क्रॉल कर रहा है हमारी वेबसाइट को और उसको हमारी वेबसाइट अप्रोप्रिएट या हमारी वेबसाइट लेट से जो है ना उसको यूज़र फ्रेंडली नहीं मिल रही, तो व्हाट्स इट गोना डू कि वो आपकी रैंकिंग को, इंडेक्सिंग को लो कर देगा या वही रहने देगा जहाँ पे भी वो है, वो बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट के एक्सएमएल साइट मैप्स आते हैं। ठीक है, ये साइट मैप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक फाइल होती है अ, जिसके अंदर सर्टेन लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। ये आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे इंस्टॉल्ड होते हैं और आपका जो क्रॉलर होता है वो इनको स्टडी करता है और देखता है कि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे यूजर को आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड नजर आ रहा है, तो अगर वो इजीली उसको समझ सकता है, तो आपके ये बैकएंड की जो साइट मैप्स फाइल है वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड होनी चाहिए, जो एसईओ क्रॉलर को आराम से इजीली ये समझाए, ये बताए कि आपकी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है और आप क्रॉलर को आप क्या चाहते हैं कि जी वो किस तरह से आपकी पेज को
क्रॉल करे और किस तरह से स्टडी करे जिसकी बेस पे वो अपनी इंडेक्सिंग के रिजल्ट्स को डिलीवर करे। ठीक है, अच्छा, robots.txt फाइल को हमने डिस्कस किया था। robots.txt फाइल क्या करती है? इसका सिंपली अगर हम इसको समराइज करें तो ये एक यस और नो की कंडीशन इंस्टॉल करती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, कि क्रॉलर को ये बताती है कि जी किन पेजेस को क्रॉल करना है, किन पेजेस को क्रॉल नहीं कर। Sir, we cannot see your presentation screen. Okay, let me just share it again. पॉसिबली बिकॉज आप सबने क्विट कर दिया था एंड देन यू रीजॉइंड, तो शायद आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो। ओके, उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेगा गूगल का क्रॉलर कि जी आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, और कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं आ रहे जिसकी वजह से यूजर को डिफिकल्टी होगी आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, आपने इंडेक्सिंग के टैग्स नहीं दिए हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग दैट इज डन ऑन द डेवलपर्स एंड। ये जितने भी हम टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आपके एसईओ और डेवलपर्स के कंबाइंड एफर्ट्स की बेस पे सॉर्ट होंगे। Sorry, that is why it is very important to have a developer that understands the SEO, or have an SEO person that understands the development, so that अगर आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करवाएं, so they both understand your requirements and deliver you the right results. ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैनोनिकल यूआरएल्स। ठीक है, कैनोनिकल यूआरएल्स सिंपली क्या करते हैं? दे बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपने डुप्लीकेट पेजेस बनाए हुए हैं या मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं जो कि सिमिलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। या फिर लेट्स से कि आपने एक वेबसाइट का एक पेज बनाया, ठीक है, और उस पेज के ऊपर जो है ना आपने एक आर्टिकल वगैरह आपने पब्लिश किया हुआ है, और एक और पेज बनाया है जिसमें आपने उस पर्टिकुलर आर्टिकल की प्रिंट फॉर्मेट को अपलोड किया। ठीक है, तो जब क्रॉलर इन पेजेस को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये एक ही पेज आपने मल्टीपल टाइम्स बना दिया, तो ये उसके लिए एक समझे इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। तो वो आपकी वेबसाइट को डी रैंक भी कर सकता है इस बेसिस के ऊपर कि आप जो है ना लेट्स से स्पैमिंग कर रहे हैं एक तरह से। बट अगर आप उनको यूआरएल्स डिफाइन कर दें कि जी ठीक है ये एक मेरा पेज है आर्टिकल, लेट्स से आपने वेबसाइट का यूआरएल स्लैश ब्लॉग स्लैश आर्टिकल नंबर 1 आपने लिखा है, और एक आपने यूआरएल बना दिया जी URL स्लैश ब्लॉग स्लैश आर्टिकल 1 स्लैश प्रिंट। तो अगर आप वो URL डिफाइन कर देंगे ना, तो नाउ द क्रॉलर विल अंडरस्टैंड कि ठीक है ये आर्टिकल का कंटेंट तो सेम है बट इसका यूजेज डिफरेंट है, जिसकी बेस पे ना वो डी रैंक करेगा बल्कि इनफैक्ट उसको स्टडी भी कर लेगा कि ठीक है आपने अपनी वेबसाइट पे के वर्जन्स अलग अलग बनाए हुए हैं। इसी तरह और बहुत सारे डिफरेंट जो है ना नीड आपको पड़ती रहती है, जिसकी वजह से आपके कंटेंट की डुप्लीकेशन भी आती है, आपके कंटेंट पे सिमिलर चीजें। अब लेट्स से मैंने एक ही अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सेम डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है, वो कैटेगरी पेजेस पे भी नजर आ रहा है, वो ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे भी नजर आ रहा है, वो होम पेज पे भी नजर आ रहा है। ऑल दो मैंने तो उन सबको लिंक किया हुआ है विद द सेम प्रोडक्ट विद द सेम लिंक, लेकिन जब मैंने अपनी वेबसाइट बनानी शुरू की थी तो वो इनके लिए भी अलग मुझे ऑप्शन दे रहा था कि इफ़ यू वांट आप यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट्स अपने अपलोड करें या किसी और प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो अगर मैं वो कर देता तो उससे क्या होता है कि ये डुप्लीकेशन आ जाती, एंड देन आई विल नीड टू चेंज द यूआरएल्स, और एक ही प्रोडक्ट के मुझे दो दो तीन तीन यूआरएल बनाने पड़ते। फिर मेरे लिए डिफिकल्टी भी थी कि जी मैं एडवर्टाइज किसको कर रहा हूँ, यूजर कहाँ लैंड कर रहा है, मेरे लिए और ज्यादा पेजेस बढ़ जाते टू स्टडी टू एनालाइज, और इवन एनालिटिक्स में भी मुझे जो है ना सही रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ज्यादा स्टडी करना पड़ता। सो इसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल योर कैनोनिकल यूआरएल्स आर अप टू डेट एंड सिर्फ वही यूज हो रहे हैं
जो कि आपकी वेबसाइट के लिए अप्रोप्रिएट हैं या रिक्वायर्ड हैं। 404 पेज ऑप्टिमाइजेशन, अक्सर औकात कभी ऐसा होता है कि लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया था और लेट्स से एक ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग के अंदर एक लिंक भी मैंने ऐड किया, ठीक है, और वो लिंक जाता है किसी और प्रोडक्ट से ऊपर, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने वो प्रोडक्ट या तो डिलीट कर दिया या फिर मैंने ये जो ब्लॉग का पेज था ये डिलीट कर दिया। बट स्टिल अब क्या होगा कि यूज़र अगर लेट्स से एग्जांपल ये लेते हैं कि जी मैंने प्रोडक्ट डिलीट कर दिया, तो अब अगर वो यूज़र आता है मेरे उस ब्लॉग को पढ़ता है एंड देन दे क्लिक ऑन दैट प्रोडक्ट लिंक, तो उसको मिलेगा एक डेड पेज कि जी कैन नॉट फाइंड दिस पेज। सो ईदर मैं वहां पे उस पेज को ऑप्टिमाइज करूं और बताऊं कि ओके दिस इज अ 404 एरर, और उस वहीं पे एक रीडायरेक्शन भी लगा दूं कि रीडायरेक्ट बैक टू द पेज। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज कर देता हूं तो क्रॉलर भी और यूजर भी समझ जाएगा कि ठीक है, फॉर सम रीजन दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, एंड इफ आई क्लिक ओवर हियर तो मैं दोबारा से या तो उसी ब्लॉग पे वापस चला जाऊंगा या वेबसाइट के होम पेज पे वापस चला जाऊंगा। कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि हमारे 404 पेजेस एग्जिस्ट ही ना करें। अगर हम कोई ब्लॉग डिलीट कर रहे हैं तो या प्रोडक्ट डिलीट कर रहे हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो जहाँ जहाँ पे भी हमने उसका वो वाला लिंक इंक्लूड किया था वहां से हम उसको डिसअवाउ कर दें। ठीक है, डिसअवाउ क्या होता है कि जी हम उस पेज को क्रॉलर को इन्फॉर्म कर दें कि दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, सो प्लीज डू नॉट रीड इट, या दिस लिंक यूआरएल डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो उसको जहां कहीं भी अब वो लिंक मिलेगा तो वो उसको क्रॉल नहीं करेगा, या अगर वो क्रॉल करेगा भी तो वो अपनी इंफॉर्मेशन से मैच करेगा कि यस यू हैव मेंशन्ड कि दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। सो दिस ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसएल सर्टिफिकेट आर इन टुडेज टाइम्स, इसके बगैर आप अपनी एक वेबसाइट को चला ही नहीं सकते। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट इज मोर लाइक अ सिक्योरिटी कोड जो आप अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होती है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। इवन हैकर्स, स्पैमर्स आपकी वेबसाइट को इतना इजीली अटैक नहीं कर सकते। सो इन टुडेज टाइम दिस थिंग इज वेरी मैंडेटरी कि आप जब डोमेन लेते हैं तो डोमेन के साथ ही वो आपको ऑप्शन भी देता है कि इफ़ यू वांट टू परचेज एन एसएसएल सर्टिफिकेट, तो आप उसकी भी एक सर्टेन प्राइस पे करके आप वो एसएसएल सर्टिफिकेट भी लेते हैं, एंड देन इन दोनों चीज़ों को अपनी होस्टिंग और वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी जब वेबसाइट डेवलप करवाई, जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया, क्या आपके डेवलपर ने आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया। एक तरीका यह है कि आप अपनी वेबसाइट पे लेट्स से आप अपनी वेबसाइट पे एक वीडियो प्ले करना चाहते हैं हेडर पे, अब वो वीडियो आप, एक तरीका तो ये है कि आप उसको भी अपलोड करें अपनी वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर पे और उसको बोलें कि जी कॉल कर देना इस वेबसाइट को, इस वीडियो को मेरी वेबसाइट पे। अब आपकी वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर की डिपेंडिंग कि क्या उसकी बैंडविड्थ है, क्या उसकी जो है ना स्पीड से वो उस वेबसाइट को लोड करता है, तो ये इस तरह के फैक्टर्स आपकी वेबसाइट स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि जी आप अपनी उसी वेबसाइट उसी वीडियो को लेट्स से यूट्यूब पे आप अपलोड कर दें और यूट्यूब का लिंक आप बैकलिंक पे दे दें, तो अब एक तो एक बड़ी हैवी वीडियो आपके होस्टिंग सर्वर पे आपकी वेबसाइट से लिंक नहीं हुई हुई, दैट मीन्स के देयर इज मच लेसर स्पेस टेकन ऑन योर होस्टिंग सर्वर। दूसरा, अब आपकी जब वेबसाइट लोड हो रही है तो वेबसाइट लोड, जो लोडर है आपकी वेबसाइट का, वो अब मल्टीपल लोकेशन से लोड कर रहा है आपकी वेबसाइट को। एक होस्टिंग सर्वर आपके वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर को लोड कर रहा है और साथ ही वो आपके यूट्यूब से भी उस वीडियो को लोड कर रहा है। तो दोनों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली हो रही होंगी तो वीडियो आपकी इजीली और जल्दी जो है ना लोड हो जाएगी। सिमिलरली आप जितने भी इमेजेस को अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इमेजेस को, एक तो आजकल जो है ना एक आई थिंक WBP करके एक फॉर्मेट पॉपुलर है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द वेबसाइट क्योंकि उसकी साइज भी बहुत कम होता है और उस इमेज की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। सो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई जेपैग अपलोड कर रहे हैं, कोई PNG अपलोड कर रहे हैं, कोई जिफ अपलोड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि पहले उसको WBP फॉर्मेट है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, हम उसको सर्च कर देंगे। नहीं, WebP फॉर्मेट है, इट्स कॉल्ड WebP फॉर्मेट, या
ठीक है, तो उस फॉर्मेट पे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अगेन इम्प्रूव हो जाएगी. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर considered by our technical team and all these issues are fixed so that our website has more chances to rank on Google. अच्छा, features on search engine ranked pages क्या क्या हो सकते हैं जिनका हमें ख्याल रखना है. लेट्स से जब हम सर्चिंग कर रहे हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, अब लेट्स से हम इसी सर्च टर्मिनोलॉजी को देखते हैं. तो यहाँ पे मुझे एक पहले रिजल्ट मिला अपवर्क से, उसके बाद एक ये सेक्शन ऐड हो जाता है जी, पीपल आल्सो आस्क हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन पाकिस्तान. ठीक है, अब ये लिंक्डइन का आर्टिकल है, हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटर. ठीक है, एक डिफरेंट वेबसाइट का है. तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी ही, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो या तो इन्होंने कोई FAQ सेक्शन डाला है, ठीक है, या इन्होंने की लिस्ट बनाई हुई है, और जिसकी वजह से गूगल सर्च अप कर रहे हैं तो उसको पता चल रहा है कि हाँ, इस सवाल, इन सवालों के जवाब किस वेबसाइट पे रखे हुए हैं. चाहे तो आपने एक FAQ सेक्शन में डाल दिया या आपने कोई आर्टिकल लगा के डाल दिया. तो इट्स अ गुड थिंग कि आपका रिजल्ट अगर इन स्निपेट्स में मिल जाता है, ठीक है, तो इट हेल्प्स यू अगेन इन योर एसईओ रैंकिंग. फॉर एग्जांपल, जब आप मोबाइल पे अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको इस रिजल्ट के बाद दिस एरिया इज गोना कवर, लेट्स से 50-60% ऑफ द पेज ये कवर करेगा. और लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर उनका उनका सवाल यहाँ मिल जाता है तो वो उसी को ओपन करते हैं एंड देन दे जस्ट रीड दैट आर्टिकल. तो इससे भी आपकी वेबसाइट की रीच इंक्रीज होती है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ranking of your website. Excuse me, sir. Sir, did you share some other screen? We can't see. No. Okay. Okay, can you see now? जी sir, now I can see. Okay. Sir, यहाँ So बता I रहे was हैं कि please talking about separate. this search result कि अगर इस अपवर्क के रिजल्ट के बाद हम ये वाला सेक्शन देखते हैं, people also ask. ठीक है, चलें क्यों कोई लगा देते हैं, let's say पास्ता रेसिपी. ठीक है, तो अब गूगल को ये चीज़ पता है कि इफ आई एम लुकिंग फॉर अ रेसिपी, तो रेसिपीज का बेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जी हम अगर वीडियो फॉर्म में देख लें तो हम सामने वो चीज़ बनते हुए भी देख लेते हैं. That's why now it is showing videos first, then all these snippets people also ask. फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये कुछ ना इस तरह के कार्ड्स शो कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमारी जो SEO की एफर्ट्स हैं दे आर अप्रोप्रिएट इनफ, या हमने जो अपनी वेबसाइट पे जो भी लेट्स से ये आर्टिकल्स या रेसिपीज पब्लिश की हैं, if they are designed in such a way that they are easily रीडेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल, एंड बहुत सारे इसके फैक्टर्स, जैसे हम यही इंटरनल लिंकिंग की बात करते हैं, इफ इट इज अप्रोप्रिएट, तो गूगल क्या करेगा, उसको एज अ कार्ड बना के भी पब्लिश कर देगा. और इवन इन कार्ड की भी फिर एक अलग जो है ना एक स्ट्रेटजी होती है. फॉर एग्जाम्पल कि हम ये जो रेसिपी देख रहे हैं इसमें रिव्यूज का कोई सेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा. ठीक है, टैग्स में उन्होंने सिर्फ स्पेक डी लिखा हुआ है. जबकि अगर हम ये सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो इसमें इन्होंने, इनके रिव्यूज भी हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है, हमें टाइम भी नजर आ रहा है, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, एंड देन अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं. सो दिस ऑल एफर्ट हेल्प्स द यूजर टू बेसिकली लैंड ऑन योर वेबसाइट मोर. तो आपके जो चांसेस हैं कि यूजर यहीं से ही आपकी वेबसाइट पे आ जाए, दे आर मोर, अनटिल एंड अनलेस कि नहीं वो कुछ और स्पेसिफिक चीज सर्च कर रहे हैं, देन दे विल गो डाउन एंड दे विल सी ऑल दीज रिजल्ट्स. तो अगर आप इन रिजल्ट्स को भी स्टडी करें, सो यू विल अंडरस्टैंड कि जी हमारा टाइटल किस तरीके से नज़र आ रहा है, जो मेरी क्वेरी है वही यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी कीवर्ड्स में नज़र आ रही है.
सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में मुझे मेरे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, रेटिंग में नज़र आ रही है मुझे, फिर उसके बाद फर्दर इसने जो है ना अपने एसोसिएट पेजेस का भी लिंक यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि दिस वेबसाइट हैज़ नॉट डन इनफ एफर्ट्स दैट दिस वेबसाइट हैज़ डन। दैट मीन्स कि इस वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स में ये पेजेस भी हैं जो कि रेलिवेंट हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी या इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। सो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एज वेल, सो दैट हम गूगल के जो फीचर्ड स्निपेट्स होते हैं वहां पे भी हम नजर आए। ठीक है, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर का सेक्शन हमने देखा। जी सादिका। सर फिर वो वाली वेबसाइट के जिसने इतना वर्क नहीं किया था, व्हाई वाज इट रैंकिंग ऑन द टॉप? बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मे बी वो वेबसाइट ज्यादा पुरानी है, मे बी उस वेबसाइट के व्यूज ज्यादा हैं, मे बी उस वेबसाइट के कंटेंट की डेप्थ ज्यादा है, मे बी उसके इमेजेस ज्यादा ऑप्टिमाइज हैं। सो ऑल दीज एफर्ट्स, ठीक है, दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट्स रैंकिंग। ठीक है, एंड स्टिल गूगल रैंकिंग पे आई बिलीव कि इट्स नॉट द रेस टू बी द फर्स्ट, इट्स द रेस टू बी ऑन द फर्स्ट 3 और 4 रिजल्ट्स। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होगा कि यूजर वो सिर्फ पहले ही आर्टिकल को नहीं ओपन करेगा, वो टॉप के 2-3 रिजल्ट्स को ओपन कर लेगा, लेकिन वो कंपटीशन शुड बी देयर। अब हो सकता है कि जो बेहतर एसईओ कर रहे हैं वो अभी सेकंड पर है, लेकिन इफ दे पुट इन मोर एफर्ट, दे पुट इन मोर टाइम, सो वो इस फर्स्ट को बीट कर सकेंगे इजीली, क्योंकि कुछ फैक्टर में तो वो ऑलरेडी बीट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और फैक्टर्स हैं, वो हम कैसे देखेंगे उसको भी हम आगे चल के स्टडी करते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी वेबसाइट की बेहतर एसईओ रैंकिंग के लिए। ठीक है जी, इमेजेस, वीडियो सर्चेस, जैसे अभी हमने देखा कि क्योंकि वीडियोस भी लोगों ने अपलोड की हुई थी, जिसकी वजह से उनकी वीडियो की जो रैंकिंग है या वीडियो के जो रिजल्ट्स हैं, वी स्टार्टेड सीइंग देम एज वेल। ठीक है, वीडियो कैरोसेल्स अगर आपकी वेबसाइट पर हैं तो उसका भी हाई चांस है कि दे माइट रैंक ऑन द सर्च रिजल्ट। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि इसको जो है ना अभी इतना ज़्यादा अभी भी इनफैक्ट कंसिडर नहीं करते, जबकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसईओ रैंकिंग। चलें, यहाँ तो हमने रेसिपी सर्च की थी, अब रेसिपी ऑब्वियसली इसकी फिजिकल लोकेशन नहीं हो सकती, बट व्हेन आई एम सर्चिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, तो मुझे यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर एक ये पूरा एक तो सेक्शन नज़र आ रहा है कि मेरे करीब कौन कौन सी एजेंसीज हैं। ऑल्दो इससे बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जिन्होंने अपने आप को गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर किया हुआ है, उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आई एम एबल टू सी देम एज वेल। और फिर उसके बाद इसी की कंटिन्यूशन में ये जो सारे सेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं जहाँ पे आई कैन गो टू देयर वेबसाइट और आई कैन आस्क फॉर डायरेक्शन, ये सब फिजिकल लोकेशन है जिनकी मुझे ओपन टाइमिंग्स नजर आ रही हैं, मुझे इनके रिव्यूज नजर आ रहे हैं, मुझे इनकी रेटिंग्स नजर आ रही हैं। इफ आई गो फॉर मोर बिजनेसेस तो मैं पूरे इनके एक पेज पे चला जाऊंगा जहाँ पे आई विल बी एबल टू इवन सी देयर मैप लोकेशन। तो अगर आपका बिजनेस या आपका क्लाइंट कोई ऐसा है जिसकी एक फिजिकल लोकेशन भी है, देन उसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस सेटअप भी करना बहुत ज़रूरी है। और इट्स वेरी सिंपल, आपने सिर्फ सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, एंड आप यहाँ पे जाके अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ठीक है, नॉलेज पैनल, अगेन जैसे हमने देखा कि जो पीपल आस्क फॉर का सेक्शन है, या इवन और बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स बनते हैं गूगल पे जो कि बेस्ड होते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन या यूजर की क्वेरी के हवाले से। लेट्स से इफ somebody is asking a very specific question, लेट्स से अभी हमने यहाँ पे देखा कि अबाउट द इवन सैलरीज ऑफ द पीपल। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर नहीं देखा, नहीं सर्च किया, बट स्टिल किसी वेबसाइट ने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, दे आर रेलेवेंट टू माई क्वेरी समहाउ इन द आईज ऑफ द क्रॉलर, सो आई एम एबल टू गेट दीज रिजल्ट्स। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटियर, हु इज द सी ऑफ डिजिटल मार्केटियर,
not related to my query, but still it is ranking over here. So all these informations are part of their SEO efforts, जिसकी वजह से they are among these questions जो मैं एज अ यूजर इनको स्टडी कर सकता हूँ, इनको देख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह टॉप स्टोरीज जो गूगल शो करता है, आपने कोशिश करनी है कि उन टॉप स्टोरीज को सर्च करें कि आपकी पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ कौन सी टॉप स्टोरीज लिंक्ड है, एंड यू शुड क्रिएट सिमिलर स्टोरीज ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर ब्लॉग एज वेल। ठीक है, रिच स्निपेट्स जैसे अभी हमने देखे कि जो ये रिव्यूज थे या जो रेटिंग्स थी वो किसी एसईओ वाले ने किए हुए हैं, किसी ने नहीं किए हुए, तो अगेन जिसने एफर्ट की हुई है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगता है, एंड चांसेस हैं कि यूज़र उन पे ज़्यादा क्लिक करेगा एज कम्पेयर टू दोज रिजल्ट जिनके रिच स्निपेट्स नहीं है। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो रन एड्स एज वेल। तो जिसने एड्स रन किए हैं ऑब्वियसली वो तो गूगल सर्च रिजल्ट्स पे शो होगा ही। कुछ आउटडेटेड एसईओ स्ट्रेटजीज हैं जो कि पाकिस्तान में तो स्टिल काफ़ी हद तक फॉलो की जाती हैं, लेकिन गूगल के जो हमने मल्टीपल एल्गोरिथम्स की बात की उसके अकॉर्डिंगली दीज एसईओ स्ट्रेटजीज आर नॉट अप्रिशिएटेड एनीमोर। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 इज द आर्टिकल डायरेक्टरीज। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सर्च करेंगे आर्टिकल डायरेक्टरीज ऑन गूगल, ठीक है, अब लेट्स से आपको यहाँ पे मिल गई जी 111 आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स, टॉप 25 आर्टिकल डायरेक्टरीज एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे आर्टिकल अपने सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, let me okay let me just load these things। अच्छा, ठीक है, तो अगर आर्टिकल डायरेक्टरीज में यूजर क्या करते थे कि बहुत ज्यादा ना अपने आर्टिकल्स अपने बारे में लिख के पब्लिश करते थे, और मोस्टली फिर क्या होता था कि अगर उन आर्टिकल वेबसाइट्स में से कोई भी वेबसाइट गूगल का क्रॉलर या गूगल का एल्गोरिथम मार्क कर देता है एज अ स्पैम, या अगर उन वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट को वो डी रैंक कर देता है अपने रिजल्ट्स में से, तो चांसेस हैं कि उन वेबसाइट्स पे जिस जिस वेबसाइट का आर्टिकल भी पब्लिश है उनको भी थोड़ी बहुत इफेक्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, कि उनकी जो रीच है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल स्पिनिंग बहुत होती थी पहले, और वो आर्टिकल स्पिनिंग इसी तरह की होती है कि जी मैंने एक आर्टिकल लिखा और उसको जो है ना मैंने किसी टूल्स के साथ या किसी एसोसिएटेड सर्विसेज के साथ लिंक कर दिया कि जी आप ये मेरा आर्टिकल मल्टीपल वेबसाइट्स पे पब्लिश करें एंड आई एम गोना डू द सेम फॉर यू। तो एक तरह से समझे शेयर फॉर शेयर वाली जो एक्टिविटीज होती थी, गूगल डज नॉट वांट यू टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। ठीक है, ईएमडी बेसिकली एग्जैक्ट मैच डोमेन्स क्या होते हैं कि अब लेट्स से आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और उसके नीचे कमेंट सेक्शन है, आपने क्या किया, या तो आपने उन्हीं सारे आर्टिकल जिन्होंने भी पब्लिश किए हैं उनको आपने पैसे दिए, उनसे आपने जो भी डील बनाई, और आपने उसको कहा कि जी काम करो अपने हर आर्टिकल में जो है ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखना और इसका बैकलिंक बना के मेरी वेबसाइट पे राउट कर देना। तो अब क्या होगा कि क्रॉलर ने एक दफ़ा एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें देखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और देखा कि जी वो आपकी वेबसाइट पे रैंक कर रहे हैं, ओके जी फाइन। दूसरा आर्टिकल को क्रॉल किया, वहां पे भी सेम चीज, तीसरा आर्टिकल किया वहां पे भी सेम चीज। नाउ इट विल स्टार्ट कंसिडरिंग कि नहीं यहाँ पे कुछ जो है ना कुछ झोलझाल हुआ है, कि why exact the same phrase is redirecting everyone to the exact same page, exact same website। सो इसकी बेसिस पे फिर वो क्या करता है कि वो फिर आपकी वेबसाइट को भी अगेन मार्क कर देता है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू जनरेट ट्रैफिक। जी शरीना। सर ये आर्टिकल डायरेक्टरीज और गेस्ट ब्लॉगिंग सेम चीज है? नहीं, गेस्ट ब्लॉगिंग थोड़ी डिफरेंट है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल डायरेक्टरीज में ये होता है कि आप बहुत ज्यादा ना बल्क में आप आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
और उस वहां पे जो आर्टिकल लिखा जाता है वो पब्लिश आप खुद करते हैं एज अ यूजर। गेस्ट पोस्टिंग में जिसकी वेबसाइट होती है, ठीक है, वो आर्टिकल लिखता है आपके बारे में, एंड दैट बिकम्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दैट वेबसाइट। Okay. हसन, अभी मैं तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे से बता रहा हूँ कि एसईओ में क्या क्या होता है। सो इट्स नॉट जस्ट गेटिंग टैग्स, ठीक है, अभी इन चीज़ों को देखें कि और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट टैग्स का तो इतना काम भी नहीं है, हम यहाँ पे कीवर्ड्स की बात कर रहे होते हैं। व्हाट इज द इशू इन इट? इट इज आफ्टर ऑल टू रीच आउट टू स्ट्रेटजी। देखें, गूगल डिसरिगार्ड करना चाहता है स्पैमिंग को, वो यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहता है, और उसके लिए दे वांट ऑल दीज एस्पेक्ट जो हमने अभी बात की ना, कि कंटेंट की डेप्थ कैसी है, और आपके जो आर्टिकल्स हैं या जो भी आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है या किसी फेक मेथड के थ्रू उसको इम्पोर्टेंट बनाया गया है। तो अगर ऐसे एफर्ट्स के थ्रू उनको इम्पोर्टेंट बनाया गया है, दैट मीन्स के दिस इज नॉट द रिजल्ट दैट गूगल वुड लाइक देयर यूजर टू सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कमेंट बैकलिंक्स, जो कि आजकल बहुत सारे एसईओ वाले पाकिस्तान में स्पेशली, उनका रिलाई ही इसी के ऊपर होता है कि वो इन सारे डिफरेंट आर्टिकल्स पे जाते हैं, और क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है आर्टिकल पब्लिश करने के, तो वो क्या करेंगे कि उन आर्टिकल के नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें जा जाके अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे, कोई अपना जो है ना यूआरएल बना देंगे, विच इज अगेन नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन द आईज ऑफ गूगल सर्च एल्गोरिथम्स। ठीक है, एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट भी यही काम करता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में आपने किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के पीछे अपना लिंक अप्रोप्रिएट कर दिया, तो समझे एग्जैक्ट मैच डोमेन्स और एंकर टेक्स्ट जो है ना वो सिमिलर काम ही कर रहे होते हैं, कि आपका डोमेन जो है वो हमेशा सेम पेज पे ही ना रिडायरेक्ट कर रहा हो, और जो उन्होंने एंकर टेक्स्ट बनाया है कि अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है और उसी के पीछे टैग है, तो हर आर्टिकल को आप सिमिलर नहीं रख सकते। यू नीड टू डू सम एफर्ट्स कि आप एटलीस्ट आर्टिकल अपना चेंज करवाएं या अपना एंकर टेक्स्ट डिफरेंट करवा लें, सो दैट गूगल को वेरिएशंस नजर आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जी पेज फॉर एवरी कीवर्ड। अब लेट से मैं एक कीवर्ड मेरा है जी डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने एक अपनी वेबसाइट पे पेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, मैंने एक और पेज बना दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एक और पेज बना दिया डिजिटल मार्केटिंग लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये सारी चीजें मैं चाहूँ तो मैं एक ही पेज बना के इस पे रख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि उसे सिमिलर कीवर्ड्स के लिए अलग अलग पेजेस बना दिए, तो गूगल इसको भी जो है ना अप्रिशिएट नहीं करता कि आप जस्ट फॉर कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड रैंकिंग आप एक ही कीवर्ड के या सिमिलर कीवर्ड के मल्टीपल पेजेस भी क्रिएट करें, बिकॉज एक तरफ गूगल चाहता है कि बेस्ट रिजल्ट्स को वो रैंक करे, दूसरी तरफ क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर अब विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स, having even thousands of pages on a website is not a big deal anymore. तो गूगल अपने क्रॉलर के एफर्ट्स को भी कम से कम करना चाहता है। गूगल चाहता है कि जी क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट शुड बी देयर, और गूगल ये भी चाहता है कि जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ रही हैं या नंबर ऑफ पेजेस जो डेली बेसिस के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं वो भी कंट्रोल में रहें, इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि इट वोंट मेक सेंस एनी मोर। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट पे हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं, तो मे बी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ जो है ना अप्रोप्रिएट लगेगी ही नहीं, कि जी इतने सारे पेजेस हैं, मैं किस पेज पे जाऊँ, क्या पेज पे जाऊँ। इट वांट्स टू कीप इट सिंपल, इट वांट्स टू अगेन यूजर एक्सपीरियंस बेस्ड बनाना चाहता है। दैट्स व्हाई you should not make multiple pages that are promoting or that want to rank a single keyword. ठीक है, now we have domain authority and page authority. इसको चले हम देखते हैं 10 मिनट ब्रेक के बाद।